भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कारोबार और आज है बेहद अहमियत वाला क्लोजिंग सेशन, क्योंकि आपको करनी है तैयारी आज रात की फेड की अहम बैठक की। उस बैठक के बाद का जो भी कलेक्शन हो उससे पहले अपनी पोजीशन के साथ क्या कुछ करना है इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। भरपूर वॉलेटिलिटी पूरे दिन आपने देखी है। अब थोड़ी रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं बाजार। क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी, क्या फिर से फिसलेंगे, कौन से लेवल पर होगी क्लोजिंग और कैसे करनी है बड़े इवेंट से पहले आपको तैयारी जानेंगे अंजी के साथ। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। बिल्कुल तैयार हैं हम और बढ़िया खासा अच्छा खासा उतार चढ़ाव है भारतीय बाजारों में। कल के लोज के आसपास पहुंचे थे भारतीय बाजार, उसको तोड़ा भी, उसके बाद 17,650 के आसपास पहुंचने की कोशिश की और वहां से सपोर्ट लिया। तो और सपोर्ट लेने के बाद वापस से अच्छी खासी रिकवरी भी, यानी कि दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको लगातार होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 17,665 का लो है और साथ ही साथ 17,838 का हाई। बैंक निफ्टी भी 40,900 के अहम सपोर्ट लेवल पर पहुंचा, वहां से घूमा और इस वक्त 41,200 150-200 का जो पहली रुकावट का लेवल है वहां तक आ चुका है। दोनों तरफ एक्शन भरपूर है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज कमजोर ज्यादा है। एक एफएमसीजी को छोड़ दीजिए जिसमें ऊँट के पैर सुबह ही पालने में नजर आ रहे थे। हम कह रहे थे कि देखिए नेस्ले, लीवर, ब्रिटानिया ये कहने की कोशिश करे कि आज हम पर फोकस करो, जो कर पाया ठीक, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए वो सेक्टर हैं जो गिरे हुए हैं। मेटल, फार्मा, इंफ्रा, तीनों ही सेक्टर 1-1% नीचे है। और ये डॉलर इंडेक्स देखिए, ये इंडेक्स ही ऐसा है जो बढ़ता है तो हमें किसी को पसंद नहीं आता। 20 साल की नई ऊंचाइयों पर 111 के करीब पहुंचा, 110.70। जितना डॉलर मजबूत उतना बाकी सारी करेंसी कमजोर और उतना ही कमजोरी का माहौल इक्विटी मार्केट और दूसरी कमोडिटीज और सोने चांदी के लिए होता है। यानी कि डॉलर अकेला मजबूत और बाकी सब कमजोर, ये कुश्ती वाला मामला है बाकी सबके बीच में। डाउ फ्यूचर्स उतार चढ़ाव के बीच में 100 पॉइंट नीचे तक तो मैंने देखा था, वहां से रिकवर होकर अब 25 पॉइंट ऊपर होते दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार कुछ भी करने के मूड में नहीं है जब तक कि फेड चेयरमैन कुछ कह न दे। तो फेड चेयरमैन के कहने के बाद ही यूरोप अपना मन बनाएगा। बड़ा सपाट सा मिला जुला कारोबार वहां पर है और अमेरिका के फ्यूचर भी एकदम सपाट इस वक्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दीप बिल्कुल, तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का एक्शन इस समय। अच्छी बात है, डाउ फ्यूचर संभल गए। फेड की तो तैयारी है ही, थोड़ा पुतिन साहब का बयान एक आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बट बाजार ने रियलाइज कर लिया कि इसमें कुछ ऐसा बड़ा या नया उन्होंने कुछ कहा नहीं है। बट समझाएं सर, फिर इवेंट से पहले वॉलेटिलिटी थोड़ी और ज्यादा बढ़ती दिख रही है, पर हाँ किसी ने डिप पर हिम्मत करी होगी तो रिटर्न्स भी अच्छे मिल गए दोनों तरफ का। जब भी आपको खराब लगेगा वो पुतिन साहब की वजह से हो, पावेल साहब की वजह से हो, नाम राशि सेम है, डरते हम दोनों से ही है ना। अच्छा, दोनों का सरनेम ही है पी पे। हाँ, व्लादिमीर पुतिन और जेरेमी पावेल। हाँ, पी सरनेम वाला अपने तो कोई नहीं है। कुशल अपने को किसी से डरना है पी सरनेम नहीं ना, ठीक है। पालिया साहब अच्छे इंसान है वो तो, ये कहाँ पुतिन और कहाँ पालिया जी। तो कुल मिलाकर ये है कि अनएक्सपेक्टेड उनकी तरफ से बयान आया और उसकी वजह से, लेकिन प्रॉब्लम कोई है ही नहीं जी। जब भी किसी भी ग्लोबल मार्केट के किसी कारण की वजह से तेज गिरावट आएगी, वो दिन के दौरान हो या आपकी पोजिशनली, उसमें भारतीय बाजार वापस खरीदेंगे ही जाएंगे। और आज भी वैसा ही हुआ है। वो उस समय गिरावट की अब ट्रिगर कुछ भी रहे कमजोर होने का, वो ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होते वक्त अमेरिका भी गिरा फ्यूचर्स पे, बाकी भी बाजारों में थोड़ी बहुत कमजोरी आई, हम भी गिरे और हम रिकवरी भी दे रहे हैं। निचले स्तरों से लगभग 100 पॉइंट हम रिकवर हो चुके हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आ चुकी है। तो आज का जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन था दीप बैंक निफ्टी पर 40,700 40,900, पहला सपोर्ट जोन 41,150 41,200 था, वो हमने सुबह बिना खबर के आराम से उसको होल्ड किया। खबर के बाद हमने 40,700 40,900 की रेंज से वहीं से रिकवरी दी। आज का लो है 40,890, एग्जैक्ट वहीं से घूमे। और सेम आज का जो खरीदारी की रेंज थी, जहां पर हम कह रहे थे कि सुबह आए तो वो मौका मत छोड़ना, 17,675 17,750, आप देख लीजिए 665 का लो है, लगभग उसी लेवल से लोअर एंड से वापस घूमा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, मार्केट कोई समस्या वाली बात नहीं है, न बड़ी तेज। अच्छा, ये मार्केट ऐसा है जिसमें कोई भी दुखी नहीं है, न तेजी करने वाला न मंदी करने वाला। तेजी करने वाला इसलिए दुखी नहीं कि घट नहीं रहा, मंदी करने वाला इसलिए दुखी नहीं कि बढ़ नहीं रहा। तो दोनों दुखी है और दोनों तरह के लोग, दोनों सुखी है कि तेजी करने वाला कि घट नहीं रहा, मंदी करने वाला इसलिए बढ़ नहीं रहा, तो दोनों सुखी हैं। और अगर किसी को दुखी ही होना है तो उसको कौन रोक सकता है? तेजी करने वाला इस बात पे दुखी हो गया देखो बढ़ नहीं रहा, और मंदी करने वाला इस पे दुखी हो सकता है घट नहीं रहा। सो ये है ना, मार्केट तो जैसा है वैसा ही है और सही है।
अपनी मानसिकता पर है, उसे ठीक करें। बड़ी इवेंट के पहले जितना कम एक्सपोजर रखें, किसी भी तरफ एक्सपोजर कम रखने से मतलब ये नहीं खाली आपको तेजी का ही कम रखना है, तेजी मंदी दोनों ही तरफ के लिए बड़े मुंह के लिए तैयार हुई है। जहाँ तक आज के बचे हुए समय का सवाल है दीप, मुझे लगता है कि रशिया वाली घटना भी आगे कर गई। अब यहाँ से बचे हुए समय के लिए आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अरे वाह। इन्वर्टेड कोमाज में, बोल्ड लेटर में और इटैलिक्स वर्ड में ऐसा टेढ़ा करके जो ऐसे लिखते हैं इटैलिक्स, जिसमें क्या हाईलाइट हो जाता है, आज का लो नहीं टूटेगा। आज का लो नहीं टूटेगा, हो गया जो होना था। खराब नहीं होंगे यहाँ से। अरे वाह, अब ऊपर जाना है, ऊपर जाए ना जाए, संभले रहेंगे। हाँ, अभी आजकल तो ये भी अचीवमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई खराबी। 17,650, 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बचे हुए समय के लिए रह जाएगा। बैंक निफ्टी पर 40,700, 40,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और ये तब कह रहा हूँ जब अगर डाउ फ्यूचर्स यहाँ से 100-125 पॉइंट घट भी जाए, डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट घट भी जाए, तब भी आपका लो आज का नहीं टूटेगा। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो दोस्तों, बस पूरा भरोसा, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगले 1.5 घंटे के लिए आपको दे दिया कॉन्फिडेंस, डोज ले लो। चलिए, तो थोड़े स्टेबल रहेंगे बाजार और गिरने नहीं चाहिए यहाँ से, ये क्लारिटी आपको यहाँ से नहीं, आज के लो, हाँ, यहाँ से तो थोड़ा नीचे आ सकता है, वो आएगा तो लेना है, फिर लेना है, वापस एंट्री का मौका। हाँ, लेकिन डायरेक्शन और व्यू और लेवल जो आना था, जो खराब खबरें आनी थी आ गई, चाहे वो रशिया से हो चाहे डाउ फ्यूचर्स, वो हम डिस्काउंट कर चुके हैं। डरना नहीं अभी, यहाँ से मत डरिए, चिंता मत करिए। हाँ, ऊपर आपको ढंग का लेवल मिले, प्रॉफिट बुकिंग भी करके हल्का। और इसका मतलब ये नहीं कि सारा, अनिल जी ने बोला सब भर भर के खा लूँ आज ही, कल 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा, खुल गया तो आपका नसीब है, मैं नहीं कह रहा। पॉइंट ये कि ऊपर आए बढ़ के, जैसे फॉर एग्जांपल आपका निफ्टी बैंक 41,400 से 41,600 की रेंज में आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक करना शुरू करो। 400 पे थोड़ा बेचो, 400 पे नहीं भी बेचो, 475 पे बेचो, 625 पे बेचो, थोड़ा थोड़ा बेचो, ऊपर में भी प्रॉफिट बुक करो। निफ्टी आपका समझो 875 900 आ गया, थैंक यू, तो ऊपर में देते भी रहो। डन, अंडरस्टूड। आइए फिर, तो ये है बाजार पर फ्लोर मिल गया आज के लिए, वहां पर आपको एक्शन दिखेगा। आईओसी पर रखिए नजर, 1 करोड़ शेयर्स के कई सौदे आपको होते दिख रहे हैं, ये बड़ा एक्शन दिख रहा है। आईओसी ये स्टॉक रेडार पर रहना चाहिए, बड़ी इक्विटी का सौदा आपने इसमें होते हुए देखा है। आइए, और कहां पर सौदे हुए हैं, खबरें क्या हैं, और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए जान लेते हैं। कुशल अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में एसपी एपरल्स आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही वित्त मंत्री पीएसयू बैंक चीफ्स के साथ आज बैठक भी करने वाले हैं। इनफैक्ट 5 मिनट पहले पीआईबी इंडिया की तरफ से ट्वीट आता हुआ दिखा है कि जो कैबिनेट की ब्रीफिंग है वो 3:15 बजे अब होने वाली है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से डेफिनेटली आज फेड की ब्याज दरों पर जो शाम को फैसला आता हुआ दिखेगा, कल हम भारतीय बाजारों पर उसका रिएक्शन देखते हुए नजर आएंगे। साथ ही कल के सत्र में गुरुवार बॉम्बे डाइंग, यहाँ पर नजर रखिए, राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। बीईएमएल ये स्टॉक टी ग्रुप से अब ए ग्रुप में आता हुआ नजर आएगा। साथ ही धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर स्टॉक जो है T2T से अब बी ग्रुप में जाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट एक्स डेट है काफी सारे स्टॉक्स के लिए, जिसमें रूबी मिल्स, चॉइस इंटरनेशनल, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जीएमडीसी और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन शामिल हैं। इन कंपनियों ने या तो बोनस किया है या फिर अंतरिम डिविडेंड दिया है, तो ये एक्स डेट ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजारों में इंपॉर्टेंट रहेगी। बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों पर फैसला आएगा और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपनी इंटरेस्ट रेट डिसीजन कल के सत्र में सुनाते हुए नजर आएंगे। 23 तारीख शुक्रवार यहाँ पर नेशनल सिनेमा डे होने वाला है। ये पहले 16 तारीख को होने वाला था, फिर उसको पोस्टपोन करके कल के दिन रखा गया, माफ़ कीजिएगा परसों के दिन रखा गया है। और यहाँ पर टिकट्स जितनी भी हैं ये अवेलेबल होंगी 75 रुपये पर अक्रॉस इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही हर्कुलिस हॉइस्ट 75 रुपये में हर एक, कोई भी थिएटर, कोई भी मूवी और कोई भी टाइम। अगर कहीं पे पहले 25 में मिल रही तो वो भी 75 में मिलेगी। 25 पे कहाँ मिलती है अनिल जी? अरे मूवी की टिकट, चलो चेन्नई मेरे साथ, चेन्नई में 25 रुपए। अरे अभी भी 10-15 रुपए में मिल जाती है। मैंने देखा है, अभी तो नहीं, मतलब 3-4 साल पहले तक तो मिलती थी, कोविड के पहले तक तो। हाँ, वहाँ बहुत सस्ती 25 रुपए। हाँ, वो सिंगल स्क्रीन थिएटर पे मिलती है। अब आपको पीवीआर जैसे गद्दे वाली सीट चाहिए, लाल लाल कलर की रेड कारपेट, वैसा नहीं होता वैसा। खाली पिक्चर देखो आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो कपड़ा कहीं लग गया तो कील वील में वो फट जाता है वो। एक आध कोई ऐसा वो खटमल या कॉकरोच आ जाए तो उसमें डरना नहीं होता, आपको फिल्म पे फोकस करो। बाकी तो मिलती है 100% मिल जाती है। अभी भी कोई छोटी छोटी जगह पे जाओ, कहीं राजस्थान में इधर उधर या कहीं भी, तो आपको नॉर्थ में जाओ
25-30 रुपए मिल जाएगी, तो 25 में जिसकी टिकट बिकती होगी 75 में वो उसके साथ चांदी हो गई। वो तो सर फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बंसल जी को पूछ लेते हैं, बंसल जी आज भी 25-30 रुपए में पिक्चर देख सकता है कि नहीं देख सकता आदमी थिएटर में जाके, ये बताओ। आप अपनी बात मत करना। अरे अनिल जी देख सकता है। अनिल जी आपने यादें ताजा करा दी। वो 2500 वाली टिकट में अनिल जी, वो जो आपने बोला कील निकलती है, मेरी शर्ट फट गई थी अनिल जी, और अब मेरे को टेंशन हो रही है अपने आईफोन की। और कुशाल को बता दो अनिल जी, हमारे जो संदीप जी के गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी को बोलना चाह रहा हूँ, वो 25 रुपए वाली टिकट में ना वो हॉल के अंदर टोकरी के अंदर समोसे और कचौरी भी लेके आता है, और 5 रुपए में 2-2 कचौरी भी खिलाता है। तो 25 रुपए में टिकटें मिलती हैं, लिमिटेड लोकेशंस पे टिकटें मिलती हैं, तो उसके लिए आपको अनिल जी के साथ जाना पड़ेगा। वो उन सिलेक्टेड लोकेशंस थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए कुशल। अगर बंसल जी से आप स्मार्ट नहीं हो तो 100 रुपए की शर्ट फड़वा के आ जाएंगे कील में, और अगर एकदम स्मार्टली गए, स्मार्टली आए तो 25 में काम हो जाता है। और उसमें हाँ कचौरी वचौरी समोसा भी 5 रुपए में, हाँ 5 रुपए में हो जाए। नहीं ट्रे वे में कुछ खुद को जाके लाना पड़ता है। वैसा इंटरेस्टिंग है। आपने 75 वाला तो मैं देख रहा हूँ अभी, मैंने तो अभी तक आज तक 75 में नहीं खरीदी है, बट इंस्पिरेशन काफी अच्छी मिल जाएगी। बताएं बाकी खबरें और क्या क्या है जी। एक तो नेशनल सिनेमा डे है, साथ ही हर्कुलिस हॉइस्ट यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है डिमर्जर को अप्रूवल देने के लिए। तो ये देखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की डिमर्जर को लेकर हर्कुलिस हॉइस्ट की मीटिंग है। भारत फायर रोप्स यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग है, पूंजी जुटाने पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। जिंदाल स्टेनलेस पर भी नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर यह भी कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। एक्स डेट होंगे पतंजलि फूड्स, HGS, हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस और सैक्सॉफ्ट के शेयर्स, और जापान के बाजारों में पब्लिक हॉलीडे है, तो ये 23 तारीख को यहाँ पर छुट्टी रहेगी। इस बीच में हमारे दर्शक भी मुझे बता रहे हैं, और आप में से भी जिसको पता है, फैक्ट्स के साथ बताना, अंदाज से मत बताना। अंदाज लगाने में तो हम लोग पहले से एक्सपर्ट हैं। आपको जो सच्ची बात बताओ वही लगाना। किस किस के यहाँ अभी भी 25 रुपए में टिकट बिकती है? 25-30 रुपए में अभी भी। 50 से नीचे चलो मान लिया, 50 रुपए में कौन सा शहर है, शहर का नाम और थिएटर या टॉकीज का नाम मुझे ट्वीट करो, यहाँ पे 50 से कम में आज भी आप आराम से पिक्चर देख सकते। बस सबूत के साथ। सर ये बेस बन गया, मतलब हम लोग जा सकते हैं अब सबूत के साथ। बराबर जी। 50 में मंदसौर मॉर्निंग के शो में मिल जाती है सर। मिल जाती है ना, देखो 50 में, पर 25 में नहीं सर। अच्छा कुछ ने देखा 25 रुपए में मैं ब्रह्मास्त्र भी नहीं देखूंगा। गजब है। कुछ लोग मांग न ले सामने से कि मैं पिक्चर देखने पैसे, मैं वही बोला। बताए अरमान, बताइए जी। यस सर। सबसे पहले बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका जो OFS का अपडेट है, रिटेल का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 71% जो है वो बढ़ चुका है। टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारी जी बिजनेस की खबर थी उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। कैबिनेट से जो PLI स्कीम है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और 19,500 करोड़ की जो है दूसरी PLI स्कीम है उसकी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। डिक्सन टेक पर भी ध्यान रखिएगा, वहां पर भी जो जी बिजनेस की खबर है वहां पर मोहर लगती हुई दिखी है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन स्कीम में संशोधन कैबिनेट की जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखी है। SP अपैरल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनका बायबैक का जो प्रस्ताव की बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है, और जो बायबैक का भाव दिया है कंपनी ने वो 585 का दिया है, और लगभग 6 लाख शेयर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर टेंडर रूट के जरिए जो हैं वो ये शेयर बायबैक करेंगे, और रिकॉर्ड डेट जो है इसकी वो 7 अक्टूबर 2022 की दी गई है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जयपुर के करीब जो एक ICD निर्माण के लिए इन्होंने एक जमीन खरीदी है। इसी के साथ साथ KEC इंटरनेशनल, इनको लगभग 1123 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एस्टर DM हेल्थ पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि GD असिस्ट के साथ इन्होंने एक करार का ऐलान किया है, और ये जो करार किया है उन्होंने बांग्लादेश में फार्मा स्टोर खोलने के लिए जो है ये करार किया गया है। सी इन्फो सिस्टम पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि KOGO टेक में लगभग इन्होंने 26% के आसपास की जो है हिस्सेदारी खरीदी है, और इनका कहना है ये 2 साल में इसके बढ़ाकर लगभग 50% तक कर देंगे। और इंटेलेक्ट डिजाइन पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वियतनाम में इन्होंने एक बैंक के साथ इनको एक ऑर्डर मिला है, और ये लैंडिंग कारोबार में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इनको ऑर्डर जो है मिलता हुआ दिखा है। और अंत में ब्लॉक डील है, जिसमें संवर्धन मदरसा सुमी 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है सारी खबरें, और इन खबरों के दम पर दिखेगा आपको जबरदस्त एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। दर्शन कर लीजिए आशु सर के, कुणाल जी, राकेश जी के भी, सचिन जी भी आपको दर्शन देने को लिए तैयार है। पुणे से किरण जी के साथ दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुदित जी। आशु जी का पता नहीं किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिल्ली का, मुंबई का, या किसी और शहर का, जहां का भी कर रहा हो, विदेश में नहीं, कंट्री भी देश में है। हाँ, आज देश, इसी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल एक स्पेशल पिक आ रही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, उनके लिए।
कुणाल जी, राकेश जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, और शुरुआत आपसे आज बड़े दिनों बाद हुई है, नहीं तो मॉर्निंग शो की शुरुआत होती है, दोपहर वाली शो की शुरुआत कम ही होती है। कुणाल जी, राकेश जी, कोई खास वजह आपने शुरुआत में मतलब बिगुल के लिए हाथ खड़ा कर दिया सर? अनिल जी देखिए, साधारण बिगुल नहीं है अनिल जी, ये जो है हमारा पिक ऑफ द डेकेड है अनिल जी, दशकीय कॉल देने वाले अनिल जी हम लोग अगले 10 साल के लिए। तो कोई छुट्टी उट्टी पे जा रहे हैं हम अगले 10 साल के लिए अनिल जी? छुट्टी पे तो नहीं जा रहे बंसल जी? अनिल जी देखिए, नहीं अनिल जी, छुट्टी वुट्टी तो अनिल जी नसीब में नहीं अनिल जी। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ऐसे मौके कम आते हैं। मैं और राकेश जी आज काफी देर से मंत्रणा कर रहे हैं, तो अनिल जी अब हमारी एक कॉल है जिसको पिक ऑफ द डेकेड मान करके चले। अनिल जी, ऐसा अवसर जो है, जिस तरह की एक कॉल है, ऐसा अवसर हिंदुस्तान यूनिलीवर में आया था 2011 में, और आज उसके बाद दोबारा उसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसीलिए अनिल जी पिक ऑफ द डेकेड दे रहे हैं हम लोग। और अनिल जी, अगर आपको याद हो, जब अडानी एंटरप्राइजेस कोई 400-500 रुपए के आसपास चलता था, तभी भी मैंने और राकेश जी ने एक कॉल दी थी और तभी भी कहा था कि ये स्टॉक 2000 रुपए के पार जाने की ताकत रखता है। तो जबरदस्त मोमेंटम अडानी में बना। और अनिल जी, आज हम लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं। हमारा पिक ऑफ द डेकेड है आईटीसी, जिससे आपका प्रेम सर्वाधिक है। तो अनिल जी, आईटीसी है हमारा पिक ऑफ द डेकेड, और उसकी वजह अनिल जी है कि इस महीने एक बहुत बड़ा मंथली ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2010 के साल में ब्रेकआउट आया था। तो ये दशकीय ट्रेड है। मौजूदा स्तरों पर आईटीसी में खरीद करे, मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसको रखे, जबरदस्त रिटर्न इससे आने की संभावना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, आईटीसी का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और इसको हमने पिक ऑफ द डिकेड इसलिए लिया अनिल जी क्योंकि ये स्टॉक इन तरह से दिखाएगा एक मॉन्स्टर रैली। अनिल जी, मॉन्स्टर रैली बनेगी और हमारे जो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट है 700 रुपए का और दूसरा टारगेट है 800 रुपए का। 700 रुपए और 800 रुपए के टारगेट के लिए आईटीसी में खरीदारी की राय है और टाइम रखना अनिल जी 2 महीने से लेकर 1 साल का। एज अर्ली अनिल जी 2 महीने के अंदर भी काफी बड़ा अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओवरवेट खरीदारी की राय है आईटीसी पर। यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस दे रहे हैं। पहला स्टॉप लॉस है 320 रुपए का नियर टर्म और बड़ा स्टॉप लॉस है 309 रुपीज का। तो 2 स्टॉप लॉसेस दिए हैं और 2 टारगेट दिए हैं और आईटीसी है हमारा पिक ऑफ द डिकेड। यहाँ से अनिल जी डबल होने का पोटेंशियल रखता है आईटीसी। 309 का स्टॉप लॉस लगाकर 700 के लिए होल्ड करना है, ऐसा? अनिल जी 700 और 800 2 टारगेट दिए हैं और ये टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे। अभी तो अनिल जी हम बात कर रहे हैं गोइंग एड, मतलब कि कुछ ही दिनों में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसकी बातें करेगा। यहाँ पर काफी कुछ अनिल जी अनफोल्ड होगा जो चार्ट पैटर्न बोल रहा है। सीएलएसए की भी आएगी फिर रिपोर्ट आपके बाद जनरली जो आती है? नहीं अनिल जी देखिए, वो तो काफी टाइम से हमको नहीं अनिल जी, वो जी बिजनेस को फॉलो कर रहा है, वो तो उसमें से अनिल जी उठा लेता है। तो आप पता नहीं कब किसको उठाएगा अनिल जी। एनएचपीसी की रिपोर्ट को भी उठाया है, पर डेफिनेटली आईटीसी पे अनिल जी रिपोर्ट्स आएंगी और जितने भी क्रिटिक्स थे आईटीसी के, उनके अनिल जी मतलब कि बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाएगा अनिल जी उनकी मतलब की स्पीच का। तो काफी बड़ी री-रेटिंग देखने को मिलेगी और ये स्टॉक बिल्कुल इंसुलेटेड है ऑफ नाउ। अब तो कोई आईटीसी के बच्चे नहीं। क्रिटिक्स जितनी भी आलोचना होती थी 240 ज्यादा 260 तक हुई। 260 के बाद तो सबके वो चार्ट पे मजबूत आई गया। 160 से हम रिकमेंड कर रहे हैं, डबल हुआ है और हमारा तो टारगेट शुरू से ही बड़ा है ये 700-800 रुपए। जब तक ना हो तब तक मत बेचिए, होल्ड करिए, कभी भी बेचना ही नहीं है स्टॉक, वो वैसे ही वाला हाल है। आइए जल्दी से एक बिगुल मुदिच्ची के लिए मुनाफे वाले मुदित। और इस बीच हमारी टीम ये बता रही कि अभी तक जो आईटीसी पर हाईएस्ट टारगेट है दीप, वो गोल्डमैन की तरफ से है। 390 रुपए का टारगेट रखा है उन्होंने, जो यहाँ से 45 रुपए ही दूर बचा है, यानी कि 15% से भी कम का है। तो अब आइए मुदित जी बताएं सर आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। और सबसे पहले तो कुणाल जी और राकेश जी को बहुत बहुत थैंक यू। मेरा 340 का टारगेट था आईटीसी में सितंबर सीरीज का, वो डेफिनेटली हासिल हुआ है। और उसके बाद हमने ये भी कहा था 340 अगर निकालेगा तो 370-80 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। और कुणाल जी राकेश जी ने तो 700 रुपए तक के टारगेट्स दिए हैं, तो होपफुली वो भी हासिल होंगे। और अब देखिए, अब जो पिक हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से काउंटर डिलीवर कर सकता है। बाय करके चलना है
कमिंस को यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। 1280 के आसपास से काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 1305 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1330 का। 1305 के बाद और कोई हर्डल चार्ट पे है जी, 1330 तक के अपसाइड मूव कमेंट्स में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1264 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं स्टॉक में बड़े अपसाइड मूव के बाद, स्टॉक कंसोलिडेशन में था, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में पेनेंट पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया और अच्छी चीज देखने को मिली है। 5-5.5% के ओआई एडिशन के साथ फ्रेश बिल्डअप भी डेरिवेटिव डाटा में होते हुए नजर आया। तो ये सारी चीज इंडिकेट करती हैं यहाँ से तेजी बनाएगा। 1330 तक के अपसाइड मूव के लिए कमिंस को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1264 का। कमिंस कल भी एक्शन में दिख रहा था, आज भी बढ़िया मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट अभी अभी बढ़िया स्पाइक इस काउंटर में आ रहा है। आइए सचिन जी के पास भी चलते हैं और लेते हैं उनकी BTSTT कॉल। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून। क्लियरली बजाज फाइनेंस के स्ट्रक्चर मुझे लगा यहाँ पर भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। एक ब्रेकआउट हुआ था फ्लैग पैटर्न जिसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1940 के आसपास प्लेस है। फिलहाल जिस तरीके से मोमेंटम है मुझे लग रहा है 1860 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के काउंटर में। 1803 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1785 के आसपास का। पहला टारगेट होगा अराउंड 1845 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 1940 का। खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व में। तो ये है राय आपके लिए बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की आती हुई। 1800 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। 1785 का स्टॉक था, 1845 और 1940 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात करते हैं आशु सर से। बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं बाजार पर आउटलुक और आपकी कोई निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगर स्प्रेड है तो। अनिल जी 2 मिनट में बताता हूँ। एक तो अनिल जी बाजार में आपने जो बड़ा अच्छा एक निष्कर्ष निकाला, जो एक वन लाइनर मुझे बहुत पसंद आया कि ना ज्यादा मंदी वाले को तंग कर रहा है ना ज्यादा तेजी वाले को तंग कर रहा है, किसी को घबराहट नहीं दे रहा। एक लिमिटेड दायरे में अनिल जी वाइड स्विंग्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है और ओवरऑल भी अनिल जी कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है। ये न्यूज व्यूज चल रहा है और जो फेड है इसके चक्कर में वाइड स्विंग्स मिलते रहेंगे लेकिन नैरो दायरे में मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अनिल जी। अगर वो स्विंग बड़ा हो जाए तो वो दोनों तरफ बड़ी दिक्कत करता है और संभालना मुश्किल हो जाता है। हैविंग सेड दैट अनिल जी मैं जल्दी से 2-3 अपडेट देता हूं आपको। एक तो अनिल जी हमारा 17,600-400 का स्प्रेड बना हुआ है, बियर स्प्रेड, जो 3 रुपए में बना था अब 12-14 रुपए है। तो अनिल जी 17,200 तक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जाने में 3 रुपए में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को 10-12 रुपए बुक करने कर भी ले, अगर किसी को फेड मीट के चलते 100-200 पॉइंट का ऊपर नीचे लगता है तो वो मतलब बहुत अच्छा कवरेज है। इन द सेम स्पिरिट अनिल जी मैं एक बुल स्प्रेड देना चाहता हूं कल के लिए, क्योंकि अनिल जी अभी आपने एक बात बोली कि दीपांशु को कि ये निश्चिंत रहिए कि आज का लो नहीं काटेगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आज का हाई काट सकता है निफ्टी क्या? तो मतलब अगर मुझे भी नहीं पता अनिल जी काटेगा नहीं काटेगा, लेकिन इस डिप पे मैं बायर हूं, मैं नहीं बेचना चाहता। तो अनिल जी कल के लिए एक स्प्रेड है, थोड़ा सा एग्रेसिव स्प्रेड है, मैं वो आपको देता हूं। 17,800 की एक कॉल लेनी है और 18,000 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड की कॉस्ट आएगी अनिल जी 45 रुपीज। अनिल जी नॉर्मली स्प्रेड में 10, 20, 15, 25 रुपए से ज्यादा नहीं देता एज ए डिसिप्लिन, बट मुझे लगता है कि अनिल जी कहीं ना कहीं बाउंस बैक आना चाहिए। जिस तरह का पैनिक आ रहा है और जितना पैनिक आ रहा है और अनिल जी मार्केट जो रेजिलियंस दिखा रही है, इस पैनिक में अनिल जी जो शॉर्ट वाला है वो थोड़ा हावी होता है और जो लॉन्ग वाला होता है वो डर के कटता है, क्योंकि हम लेवल भी डेफिनेटली वी कैन नॉट इग्नोर दैट वी आर क्लोजर टू द हाइज जो पिछले कई महीनों के थे। तो इसमें जब नीचे जाता है तो झटका बड़ा जोर के लगता है। तो अनिल जी इसकी कॉस्ट है 45 रुपीज, 18,200 तक प्रॉफिट है। नीचे में वर्स्ट केस अनिल जी 45 रुपए ही रहेगा। तो थोड़ा सा एग्रेसिव स्प्रेड है। मुझे लगता है अनिल जी कल के लिए ये स्प्रेड बनाना चाहिए। 17,800 की एक कॉल लेनी चाहिए, 18,000 की 2 कॉल बेचनी चाहिए। अगर ये स्प्रेड भी बन जाता है तो अनिल जी ये 18,200 तक सेफ है, 17,200 तक बियर स्प्रेड सेफ है। तो 17,200 से 18,200 कहीं मार्केट बंद हो जाएगा अनिल जी। मेरे 48 रुपए लगे हैं, मुझे कहीं ना कहीं से निकल आएंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सो वन इज दैट। दूसरी चीज अनिल जी मैं अभी आपको अंबुजा के बारे में बताता हूं। अंबुजा में हमने कई स्प्रेड बनाए, जो आखिरी स्प्रेड था वो 540 570 था। अनिल जी आज सुबह जो न्यूज आई मुझे कई फोन आए कि अंबुजा में क्या होगा, अदानी में क्या होगा, ये क्या होगा। कुछ भी हो सकता है।
अनिल जी आप मानेंगे जो स्प्रेड 17 रुपए में बना था 540 570 1:1, उसका भाव है इस वक्त 15 रुपए। तो अनिल जी सिर्फ 2 रुपए का लॉस हो रहा है और अंबुजा ऊपर से 50 रुपए नीचे, 20 रुपए ऊपर, 30 रुपए। तो अनिल जी ऐसी मार्केट में इतने बढ़िया स्प्रेड काम आते हैं और ये 1:1 है, इसमें अनिल जी मैक्सिमम लॉस 17 रुपए ही है और अभी भी 15 रुपए है। तो अनिल जी मतलब आराम से शांति से बैठे रहते हैं, चाहे कोई पुतिन बोले, चाइना बोले, ताइवान बोले, बाइडन बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल जी बेस्ट चीजें हैं इस वक्त स्प्रेड बनाने की और ऑप्शन के थ्रू। हाँ जो फ्यूचर है अनिल जी 580 वाला अंबुजा 535 540, आप बताइए कोई स्टॉप लॉस रख सकता है? कमाने 10-10 15-15 रुपए होते हैं लॉट में और जाते 50-50 रुपए हैं। इसलिए अनिल जी ये मार्केट है जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि ऑप्शंस को टूल बना के अच्छे से यूज करना चाहिए। तो अनिल जी एक तो ये मैंने आपको निफ्टी स्प्रेड दिया क्योंकि मुझे निफ्टी मंदा नहीं लग रहा और लेकिन अनिल जी देखिए आई हैव राइट टू गो रॉन्ग, खराब हो सकता है, मैं 45 रुपए देने को तैयार हूं उसके लिए। अनिल जी 2 स्प्रेड और हैं, 2 स्टॉक्स के जो मैं नए ऐड कर रहा हूं और इनमें से एक है अनिल जी जी की अनिल जी 260 की एक कॉल लेनी है, 280 की एक कॉल बेचनी है, 1:1। कोई भी स्प्रेड अनिल जी जो आज मैं दे रहा हूं निफ्टी के अलावा स्टॉक्स में 1:1 है, अंबुजा भी 1:1 है। जी में अनिल जी 260 की एक कॉल लेनी है, 280 की एक बेचनी है। ये अनिल जी कॉस्ट आएगी 10 रुपए के करीब। तो मतलब अनिल जी 260 प्लस 10 270 का जी आपका लॉन्ग हो गया और भाव चल रहा है 273-74 रुपए, जो ऑलरेडी 3-4 रुपए बेनिफिट में है। अनिल जी लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि जी में मतलब जिस तरह से दम दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट संभली तो ऊपर जाएगा। 3000 का लॉट है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर है अनिल जी, लेकिन फिर भी लिमिटेड रिस्क है कि 10 रुपए कभी भी काट सकते हैं। मतलब 65-66 से नीचे जी मुझे दिखता नहीं है। अगर 65-66 भी जाता है तो अनिल जी 60 रुपए की कॉल का भाव 9-10 रुपए रहेगा और अभी भी हमारे पास 5-6 दिन एक्सपायरी के लिए है। तो मुझे लगता है एक ट्रेड जी में भी जरूर करना चाहिए। एक अनिल जी नया स्टॉक है, जैसे अनिल जी मैंने अंबुजा थोड़े इनिशियली टाइम पे जल्दी ढूंढ लिया था, मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने के लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया हो सकता है, तो डिलीवरी में भी ले सकते हैं। इस महीने का जो अगले अनिल जी 5-6 दिन का है उसका भी स्प्रेड है और मैं अगले महीने का भी ये स्प्रेड दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा अनिल जी, वो क्लोजर टू मतलब मंथ एंड या जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा। तो वो स्टॉक है अनिल जी जो मेरे पॉजिटिव राडार पे है, वो है कॉनकोर। अनिल जी कॉनकोर में इन द मनी कॉल लेनी है 720 रुपए वाली। इन द मनी अनिल जी कॉनकोर चल रहा है 748-50 रुपए, तो इन द मनी 720 रुपए की कॉल लेनी है, उसका भाव चल रहा है अनिल जी 36-37 रुपए और 760 की कॉल बेचनी है जिसका 30 रुपए, तो 15 रुपए सॉरी अनिल जी, इसकी कॉस्ट आएगी 22 रुपए। तो 720 प्लस 22 742 में आप कॉनकोर लॉन्ग हो गए इस महीने के लिए। कॉनकोर ऑलरेडी 748-50 चल रहा है, तो अनिल जी कॉनकोर मुझे आने वाले टाइम में मैं इसलिए डीप इन द मनी ले रहा हूं अनिल जी, क्योंकि फिर जो मैं आपको बोलता हूं मुझे फ्यूचर रिप्लेस करना, कॉस्ट कम करनी, प्राइस लिमिटेड रखनी है ताकि मेरे पास कवरेज भी अच्छी रहे और पैसे भी अच्छे बने। बट ये स्टॉक आइडेंटिफिकेशन अनिल जी कॉनकोर याद रखना, और अगर एक हफ्ते में 15 दिन में 1 महीने में शायद ये सबके रडार पे बिल्कुल आ जाएगा। तो अनिल जी कॉनकोर लॉन्ग ऑप्शन के थ्रू, जी लॉन्ग ऑप्शन के थ्रू, अंबुजा लॉन्ग ऑप्शन के थ्रू चल रहा है। बियर स्प्रेड निफ्टी का बना हुआ है और अब मैंने बुल स्प्रेड बनाया है। मुझे कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं लगता, और ये पैनिक अनिल जी जितना आ रहा है मुझे लगता है रिवर्सल कुड बी शार्प, बट रिवर्सल को अनिल जी आप फ्यूचर लेके नहीं प्ले कर सकते और बिंदास नहीं हो सकते, नहीं तो मार्केट बड़ी जोर के थप्पड़ मारती है। तो आशु जी, तो ये अनिल जी जो बियर स्प्रेड बना हुआ इसके साथ नया बुल स्प्रेड बना ले या उसको खत्म करके बनाए? मर्जी है, देखिए मर्जी, अगर किसी को बहुत मंदा लग रहा है तो 600-400 रखा है, उसमें 3 रुपए के 12 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 12 का है 9 रुपए मिल रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा अनिल जी, 3 रुपए मैक्सिमम चले जाएंगे। बट अगर किसी को इंश्योरेंस रखनी है तो वो रख ले, जैकपॉट भी लग सकता है अनिल जी। कल कोई ऊंच नीच आ गया, 1% आ गया, उसके बाद कमेंट्री भी खराब आ गई और कल ही चाइना ताइवान भी हो गया, तो आप क्या करोगे फिर? तो आप 500 पॉइंट भी नीचे जा सकते हो। सो अनिल जी ये एक इंश्योरेंस वाली बात है, लेकिन अगर रिटर्न किसी ने करना है कि अगर बहुत कुछ उसमें मिलना नहीं है, नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलना, तो मुझे लगता है अनिल जी वो काट के भी बुल स्प्रेड बनाया जा सकता है। और ओवरऑल अनिल जी मेरे को कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं लग रहा अनिल जी। जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो इतनी कंट्रोल में है कि मार्केट अनिल जी जितना डिप जाएगा मेरे को उतनी मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर जाने की। मैं बहुत मंदी में नहीं हूं अनिल जी, मतलब मंदी वाला कोई कारण मुझे दिख नहीं रहा है। आप ऐसा बोल ही क्यों रहे हो कि मैं मंदी में नहीं? आप तेजी में हो, आप तेजी में, आप मंदी में नहीं हो। हाँ ऐसा बोलो, मंदी में नहीं होना, तेजी में होना बहुत अच्छा। आशु जी बुरे नहीं है और आशु जी अच्छे हैं, बताओ फर्क है कि नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। आप अच्छे हैं, आप बुरे नहीं, ऐसा नहीं, आप अच्छे हैं, आप मंदी में नहीं, ऐसा नहीं, आप तेजी में। आप बोलो अनिल जी। अनिल जी मैं भी बहुत तेजी में हूँ, फिर तो मैं कहता हूँ बहुत तेजी में हूँ। देखो इसको कहते हैं अच्छी एंकरिंग। दीप आज बुलवा लिया कि मैं तेजी में हूँ। कुणाल जी जरा जरा इसे वो लगा दीजिए सील
कि आशीष जी से बुलवाया मैंने, शब्दों को घुमा के तोड़ मरोड़ के पूरा आपके सामने। अनिल जी, हाँ अनिल जी देखिए, मैं आशु जी का अनिल जी प्रयास देख करके सराहना करना चाहता हूं। अनिल जी कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी बार कह रहे हैं कि मैं तेजी में हूं। अनिल जी खुद को विश्वास दिला रहे हैं कि तेजी में हूं मैं। भरोसा, अब तो हम सबको भरोसा हो चुका है इस बार तो पूरा वाला ये जो बुल रन बना, इस पूरे रन में एक बार नॉट अ सिंगल टाइम, ठीक है, कभी कभार 100-200 पॉइंट के जो ये ऊपर नीचे मूव आते हैं उसको हैंडल करने के लिए जरूर आशीष सर आपको कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, आप अपनी हेजिंग वेजिंग कर लो, करा लो। लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों की बात हुई, अदानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों में अपनी पूरी हिस्सेदारी रखी है गिरवी। इसी पर और ज्यादा डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे, बताने के लिए सारी डिटेल्स। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो 15 सितंबर को बेसिकली इन्होंने डॉयशे बैंक का जो हांगकांग ब्रांच है उसमें अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है उसको गिरवी रख दिया। एसीसी में करीब 63.15% के आसपास की हिस्सेदारी, अंबुजा में 63.15% के आसपास की हिस्सेदारी और एसीसी में 56.69% के आसपास की हिस्सेदारी थी। कुल हिस्सेदारी को जो गिरवी रखा है, इससे कंपनी को करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की जो हिस्सेदारी है उसको गिरवी रखा गया है। अंबुजा सीमेंट में जो हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है उसकी वैल्यू करीब 72,000 करोड़ है और एसीसी में इसकी वैल्यू करीब 29,000 करोड़ के आसपास की है। माना यह जा रहा है कि कुछ लोन्स जो है इस ग्रुप कंपनी ने, इनकी ग्रुप कंपनियों ने लिया था, बेसिकली अडानी ग्रुप ने ही लिया था और उसके एवज में कहीं ना कहीं ये जो हिस्सेदारी है वो डॉयशे बैंक की हांगकांग ब्रांच में कहीं ना कहीं गिरवी रखी हुई है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये डील हुई थी मई में, तब ये डील की जो पूरी वैल्यू थी करीब 81,000 करोड़ के आसपास की आकी गई थी, जिसमें होलसिम का स्टेक भी था और साथ ही साथ जो ओपन ऑफर आना था वो भी था। ओपन ऑफर जो आना था वो करीब 31,000 करोड़ का आना था, हालांकि उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो जो टोटल देनदारी इनकी बनी वो करीब 52,000 करोड़ के आसपास की बनी। इसके अलावा इस ग्रुप ने यह भी ऐलान किया कि अंबुजा में करीब 20,000 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त निवेश जो है वो ये करने वाले हैं। तो कुल निवेश अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप का जो था वो करीब 72,000 करोड़ के आसपास का निकला है, जो इन्होंने अधिग्रहण किया है और साथ ही साथ जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। लेकिन जो ओवरऑल इन्होंने शेयर्स गिरवी रखे हैं वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास के हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं मार्केट को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि जितने का आपने एक्विजिशन नहीं किया उससे ज़्यादा तो शेयर जो है वो प्लेज कर दिए हैं और ऐसी क्या जरूरत है कि पूरा का पूरा आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आपको प्लेज करना पड़ा। ओके, तो आज अंबुजा एसीसी में गिरावट की बड़ी वजह है कि सारी की सारी हिस्सेदारी गिरवी रखकर कितना 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ के आसपास, जो अगर पूरा वैल्यूएशन आप निकालेंगे तो $13 बिलियन के आसपास का आता है। ओके, आशीष जी इस पर कुछ टिप्पणी देंगे आप, क्योंकि आप बुलिश हैं अंबुजा पे लगातार और आज खबरें आई उस वजह से करेक्शन भी है, तो लोगों की चिंता यही है, आमतौर पर जो चिंताएं होती है कि अगर प्रोमोटर्स की स्टेक ज्यादा गिरवी हो तो थोड़ा सा लोग डरते हैं, शायद ये वजह है आज करेक्शन आता भी दिख रहा है। अनिल जी देखिए, ये बात सही है, लेकिन अगर आप अदानी ग्रुप का टोटल टेक्सचर देखें तो वो ऐसा ही रहा है। अरे जी, इससे आधे भाव पे जब थे तब भी यही बातें चलती थी, तब भी यही कॉम्पोजिशन ऑफ प्लेजिंग था। आज से 1-2 महीने पहले तब भी आया था कि जितना बड़ा डेट मतलब 2 लाख करोड़ तक का वो आ गया था तब फिगर में भी। तो उसके बाद अनिल जी अगर किसी ने कॉशियस अप्रोच रखी है तो पैसे कमाए तो नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, एक लेवल के बाद कुछ स्टॉक्स ऐसे हो जाते हैं जो ना एक नॉर्मल रिटेलर के लिए मैं कहता हूं आपका एकेडमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका इतना अनफेवरेबल हो जाएगा कि आप, क्योंकि अनिल जी अगर मैं अदानी एंटरप्राइज लेता हूं तो अनिल जी 10, 20, 50 रुपए बढ़ जाएगा, मैं बुक कर लूंगा क्योंकि मैं ऊपर में ले रहा हूं और ऊपर लगता भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग भी करूंगा। लेकिन अनिल जी जब झटका लगेगा तो 300, 250, 300 जाएंगे। सेम इज द केस विद अदानी पोर्ट एंड सेम इज द केस विद अदर स्टॉक्स ऑल्सो। तो अनिल जी ये प्राइस जो होता है ना, मैं एक माइंडसेट बता रहा हूं रिटेल का कि कमाने मेरे को वही 10 रुपए है, 15 रुपए है, 250, 300 के शेयर में, और ऐसे 3,000 के शेयर में मुझे 50 रुपए कमाने हैं। लेकिन जब ये स्टॉक आपको झटका देगा, अब अंबुजा 50 रुपए नीचे आया अनिल जी, तो 50 रुपए नीचे में आपने 10-10, 20-20 रुपए के बनाए, और अगर आप देने में भी 20 नहीं रखते हो 3 बार बनाने के बाद और एक बार 50 चले जाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। तो इसलिए अनिल जी अंबुजा उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, बट मैं इसलिए बोलता हूं कि एक लेवल के बाद वो स्टॉक्स जितने अच्छे या जितने बुरे हो वो एकेडमिक इंटरेस्ट के हो जाते हैं, नहीं तो आपका पैसा लेके चले जाएंगे। बट अगर आप ओवरऑल स्कीम की बात करें तो अनिल जी अदानी ग्रुप में ये कोई नई चीज नहीं है, और ये मतलब यही उनका टेक्सचर और स्ट्रक्चर रहा है, और इस पे मतलब मैं मतलब बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, मतलब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है। अनिल जी सारी अच्छी कंपनीज हैं, सारा अच्छा कर रही हैं, और अगर वो डेट रेस करके और अच्छा कर सकते हैं इसको, तो हो सकता है अनिल जी हम साल बाद बात कर रहे हो कि अल्टीमेटली ये राइट डिसीजन था। तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, इट कुड बी सेंटिमेंटल नेगेटिव, बट मैं इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानता अनिल जी। ओके,
ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानते हैं आशु सर, इस पर रखें नजर, बट नॉनदलेस अंबुजा एसीसी फोकस में रहना चाहिए। और इसके बाद हमने देखा आज सारे सीमेंट स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई है। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं कहां पर है आपकी नजर बाजार में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। बताएं सर। दीपांशु, जो आज का पहला स्टॉक है एक फार्मा स्टॉक है। फार्मा सेक्टर आज बिल्कुल फोकस में, और यहाँ से एक छोटी साइज की फार्मा कंपनी है, स्टॉक का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज, जो अभी 708-9 के लेवल पे ट्रेड करता है। टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म 730 का, स्टॉप लॉस रखना है 695 का। एक जबरदस्त फार्मा कंपनी है और इनका एक ब्रांड है टेओ 60 के, जो विटामिन डी की टैबलेट्स आती है और उस सेगमेंट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स है। फिर बाकी भी ये डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, फिर आपके न्यूरो, गैस्ट्रो, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। फिर हाल ही में मतलब 2-3 क्वार्टर पहले इन्होंने एक मुंबई की एक कंपनी को एक्वायर किया इंसुलिन सेगमेंट में कदम रखने के लिए, जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर है, तो वहां से अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, एक जीरो डेट कंपनी। FISDIS 23.8% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है कोटक, फ्रैंकलिन और यूटीआई। फिर जो हाल ही में जो एक्विजिशन किया प्लस एक्सपेंशन किया, उसका बेनिफिट्स भी आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। स्टॉक अपने हाईज 870 के आसपास के हाईज है, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें टारगेट मैंने बता ही दिया, 730 का टारगेट है, 695 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है एरिस लाइफ, आपका पहला स्टॉक आज के लिए। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी मेरा एक पसंदीदा सेक्टर शुगर सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है आंध्रा शुगर, जो अभी 147-148 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है फ्रॉम द शुगर स्पेस। मतलब शुगर की स्टोरी तो हम सबको पता है, शुगर के प्राइजेज अच्छे हैं। फिर आपके जिस तरह से यूरोप में हीट वेव हुआ, उसके कारण शुगर केन की क्रॉप खराब हुई है, तो उसका इंटरनेशनल प्राइजेस पे भी असर पड़ा है और शॉर्टेज रहेगी इंटरनेशनल। फिर भारत में हालांकि एक्सपोर्ट्स पे 10 मिलियन टन का कैप है, बट मुझे लगता है वो बढ़ना चाहिए और आने वाले जो फेस्टिव सीजन की डिमांड वगैरह रहेगी। और दूसरा, शुगर कंपनीज के साथ जो एथेनॉल की स्टोरी है वो इंटैक्ट है। एथेनॉल का सरकार का एग्रेसिव टारगेट है आने वाले 3 साल में डबल करने का, 10% से 20% ब्लेंडिंग। और इसी तर्ज पे मैंने कल प्राज इंडस्ट्रीज को रिकमेंड किया था, 396 के लेवल पे 420 के टारगेट थे। आज इस वीक मार्केट में भी 415 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक, तो अच्छी तेजी उसमें भी हुई है। बाकी अनिल जी, ये आंध्रा शुगर सिर्फ शुगर ही नहीं, इसके अलावा कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश इस सेगमेंट में भी है, और यहाँ से 36% इनके रेवेन्यूज आते हैं, जहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। और आज ये जो सोलर मॉड्यूल की बातें हो रही है, तो सोलर ग्लासेस की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका सोडा ऐश का उसमें बहुत यूज होता है, तो सोडा ऐश की भी डिमांड बढ़ेगी, तो उससे भी इनको फायदा होना चाहिए। एक अदर लिस्टेड कंपनी है, ग्रुप कंपनी जोसिल, उसमें 55% स्टेक ओन करती है, तो उस लिहाज से भी वैल्यूएशन सस्ते हैं। और वैसे भी अगर आप कंपेयर करो तो 7-8 के मल्टीपल पे ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है। अच्छा डिविडेंड देती है, पिछले साल 20 रुपए का डिविडेंड दिया, उसके बाद स्टॉक 5:1 में स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो 4 का डिविडेंड है, तो 3% की डिविडेंड यील्ड भी है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। शुगर सेक्टर पे बुलिश हूँ, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। टारगेट 160 का, स्टॉप लॉस 142। ओके, तो आंध्रा शुगर है यहाँ पर एक और स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। 142 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट। 2 बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से। आइए अब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। थोड़ा बाजार में रिकवरी हुई है, बट ऊपरी सरों पर दबाव भी दिख रहा है। 750 पे निफ्टी होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी 225 अंक नीचे है अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, बट एक बार जो वो रशिया की न्यूज का रिएक्शन था, वहां पर हमने देखा था 100-125 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में भी हुई थी, वहां से रिकवर ऑफ कोर्स हो चुके हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी एकदम सपाट है। यूरोप के बाजार अब पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वहां पर नेचुरल गैस के दामों में उन्होंने थोड़ा उछाल देखा है और कच्चा तेल भी इस समय 1.5% ऊपर आया। डॉलर इंडेक्स ऑफकोर्स अनिल जी 111 के लेवल पर आने की तैयारी में, तो वहां से थोड़ा दबाव है, अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। बताएं सर क्या करना है? न 17,700 के नीचे जाना है, न 17,800 के ऊपर निकलना है, टाइम पास करना है, बस यही 100 पॉइंट की रेंज में ये इरादा दिखता है मुझे निफ्टी का। 17,700 अगर गलती से 3 बजे के पहले तोड़ा तो आप 17,650-625 तक आ सकते हैं। 50 से 75 पॉइंट की जगह नीचे खुल सकती है, संभावना कम है। मैं किसी भी आशंका से इनकार नहीं करता, संभावना कम है, डेटा ये बता रहे हैं, क्योंकि 17,700 के पुट पर 51 लाख शेयर हैं और कॉल्स में भी 42 लाख शेयर हैं। तो अगर 17,700 के आसपास आप पहुंचेंगे तो कॉल राइटर भी अपनी पोजीशन काटने की कोशिश करेगा। 17,800 के पार निकल कर टिकने की संभावना इसलिए कम है दीप कि वहाँ पर 77 लाख शेयर हैं
ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में, जिसमें से 43 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ओपन इंटरेस्ट बड़ा बना है, तो सबसे ज़्यादा अगर एक किसी स्ट्राइक प्राइस पर आज ऑप्शंस जुड़े हैं तो वो 17,700 का कॉल है, सॉरी 17,800 का कॉल है। तो आई थिंक हम 17,800 के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दे पाएंगे और शायद उसके ऊपर निकले भी ना। फिर भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नीचे में मैंने आशंका शब्द यूज किया, ऊपर में मैंने संभावना शब्द यूज किया कि 17,800 के ऊपर अगर किसी भी वजह से निकल जाए तो 17,850 875 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। 50 से 75 पॉइंट की जगह खुल सकती है अगर ऐसा हो, संभावना कम है। सो आई थिंक इसी रेंज में हम टाइम पास करेंगे बचे हुए समय में, और उसकी वजह साफ है। डाउ फ्यूचर्स भी सोचते हैं बड़ी मीटिंग है फेड में, नया किसी को कुछ करना नहीं है, सबको खत्म करना है जो पुराना है। बैंक निफ्टी 41,200, ठीक है, 41,000 मजबूत सपोर्ट बन गया और इस बात की संभावना पूरी लग रही है कि शायद हम 41,000 के नीचे बंद न दें। 3 बजे तक उस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। जो टाइम पास करने की जगह है दीप, ऊपर की तरफ 41,300 से 41,500 दिख रही है। 41,300 पर 21 लाख शेयर, 400 पर 22 लाख शेयर और 41,500 पर 35 लाख शेयर। न आप 41,000 के नीचे बंद हो गए, न 41,500 के ऊपर। 41,150 से 41,400 की रेंज में आपको टाइम पास करके बंद होना कहीं कहीं, वही है। सो रेंज बाउंड मार्केट है, डेटा भी रेंज बाउंड है। किसी को कुछ बड़ा एक्शन एक डायरेक्शन में लेने की इस वक्त आज मन नहीं है। इसी रेंज में आप रहेंगे, ये डेटा दिखा रहे। चलिए, तो रेंज में रहेंगे, जैसा अनिल जी ने ओपनिंग में कह ही दिया था। अब यहाँ से और नीचे जाने के, और एटलीस्ट जो डेज लो है उसको दोबारा आप टेस्ट नहीं करेंगे, बट ज्यादा ऊपर भी आपको एक्शन का इस समय नहीं दिख रहा है। आइए, एक स्टॉक जिसमें लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है और अब थोड़ी नेगेटिव खबर भी आई है, स्पाइस जेट। इस पर करना है फोकस, और फोकस इसलिए करना है कि 80 पायलट्स को इन्होंने 3 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया है, विदाउट पे। वो भी क्यों और क्या है इसके मायने, आइए समझते हैं कुशल के साथ। कुशल, स्टॉक तो थोड़ा रिकवर हो गया बट खबर काफी नेगेटिव आई थी, जरा समझाएं क्या किया स्पाइस जेट ने। बिल्कुल दीप, यहाँ पर स्पाइस जेट जिस तरह से अब डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आगे चलकर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है 80 पायलट्स को अस्थायी तौर पर 3 महीने के लिए छुट्टी पर भेजने का, ये काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जो DGCA की तरफ से 27 जुलाई को 50% क्षमता के साथ काम करने के लिए ऑर्डर आया था 2 हफ्ते के लिए, तो अब आप देखिए इसकी जो डेडलाइन है वो ऑलमोस्ट अब अप्रोचिंग ही है। 27 जुलाई को ये ऑर्डर आया था, तो 27 सितंबर को ये डेडलाइन खत्म होने वाली थी। तो अब यही देखना है कि आगे चलकर ये फुल रिज्यूम तो अपने ऑपरेशंस कर लेंगे, और एयरलाइन ने भी ये कहा है कि DGCA की जो प्रतिबंध है वो हटने के बाद पूरी क्षमता पर ये ऑपरेट कर सकेंगे। बट पायलट्स को निकालने का, इनफैक्ट 3 महीने के लिए जो छुट्टी पे भेजा गया है, इसका क्या कारण साइट कर रही है एयरलाइन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइंस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी बात अगर करें तो इसमें जो ग्राउंडेड 737 मैक्स एयरप्लेन्स थे जो 2019 में ग्राउंड किए गए थे, उस समय इस पर जो बैन लगा था उसकी जल्द उठने की उम्मीद थी, वो बैन लिफ्ट होने की उम्मीद थी इनकी, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो अपना पायलट इंडक्शन प्रोग्राम था उसको जारी रखा और काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर ली थी, ऐसा कंपनी का कहना है। इनफैक्ट मैक्स प्लेन जो है अब फिर से जब शामिल होता हुआ दिखेगा तो स्पाइसजेट ये कह रहा है कि इनको वापस से इन सभी पायलट्स को काम पर ले जाया जाएगा। तो अब यही देखना है कि एग्जैक्टली इसके बाद क्या होता है। बट इंटरव्यूज़ में जिन पायलट्स के साथ बात हुई है उनका यही कहना है कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें अभी 3 महीने की जो छुट्टी दी गई है वापस बुलाया जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये भी बताया कि इन 3 महीने की छुट्टी में उन्हें करना क्या है? नहीं ये तो नहीं बताया सर। बट एम्प्लॉय बेनिफिट सारे दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब बेनिफिट जैसे, मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड और बाकी जितने भी बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयज के, वो जारी रहेंगे। सैलरी मैं अगर आपको सारे एम्प्लॉय बेनिफिट दूं सैलरी के अलावा तो आप खुश होंगे? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नौकरी दे दो भाई, जिसके लिए आदमी काम कर रहा है, पैसे दे दो, बेनिफिट का क्या कर रहा है, 4 डालेंगे। एग्जैक्टली तो वैसा है, कुछ नहीं मिला। 3 महीने के लिए बोला है, कुछ 3 महीने मतलब घर बैठो नौकरी ढूंढो। हाँ एग्जैक्टली, लुक्स लाइक दैट, वैसा है। पर अच्छी बात है, एटलीस्ट नई एयरलाइन आ गई है। और हाँ, अभी स्पाइस जेट के बाद जेट तैयार हो रही है, आकाशा चल चुकी है, एयर इंडिया में भी कंपनी कुछ बदलाव, अपॉर्चुनिटीज मिल जाए वहाँ पर। हाँ, एटलीस्ट घर पे ना बैठा पड़े। एक्चुअली उसका इफेक्ट बहुत होता है दीप। एक कोई एग्जीक्यूटिव क्लास के या फिर किसी भी लेवल का एम्प्लॉय घर बैठता है तो कंजम्पशन पे असर पड़ता है, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली, उसके खर्चे, EMI, ये वो हर एक चीज़ पे वो जो है ना, वो इसीलिए रिसेशन में सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का होता है, बिजनेस बंद होना, नौकरियां जाना। और वो सबसे बड़ा टिपिकल साइन होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदी कहाँ है, जब नौकरियां जाती हो
इस तरह की जब चीजें होती तो आपको लगता है खैर ये तो कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, सेक्टर में तो कोई समस्या है ही नहीं। आपने देखा उस समय वो किसने टाटा ने वो वॉक इन इंटरव्यू किया था उस दिन, इंडिगो की बुरी हालत हो गई थी। हाँ, सब लोग नौकरी के लिए पहुंच गए वहाँ पे। और भसीन साहब तो कहते ही रहते हैं जगह नहीं है। हाँ, भसीन पैर रखने की जगह नहीं। अच्छा, आशु जी, आशु जी वाकई में आप भी इतना ट्रैवल कर रहे हैं आजकल, मतलब देश दुनिया में घूमते रहते हैं, बहुत जबरदस्त है डिमांड, मतलब एयर ट्रैवल जबरदस्त बढ़ रहा है। अनिल जी, पहली चीज तो मुझे एक ऑब्जेक्शन है कि आपने कल या परसों के शो पे ये बोला कि कौन सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है, सबसे पूछा। अनिल जी, आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए कि मुझसे ज्यादा कोई ट्रैवल करता है, पहली चीज। दूसरी चीज अनिल जी, ये बिल्कुल आपने एक ठीक चीज बोली कि लाउंज में आज की डेट में ज्यादा भीड़ है क्योंकि सारे कार्ड्स चलते हैं और सब लोग लाउंज में जाते हैं, और बाहर मतलब कम भीड़ है। कम तो नहीं अनिल जी, बाहर भी ज्यादा है क्योंकि पूरा मतलब 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है फ्लाइट्स की। पर अनिल जी, मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं, ये पिछले इस 12 सितंबर से या 13 से पिछले 10 दिन के अंदर HDFC के अनिल जी बहुत सारे कार्ड्स ने ये जो लाउंज की फैसिलिटी है विड्रॉ कर ली है। तो आप देखेंगे कि लाउंज में जो बहुत लंबी लंबी लाइन होती थी उसकी थोड़ी छटाई हो गई है। तो इंपॉर्टेंट अनिल जी, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट होते हैं लाउंज के भी, लाउंज के बाहर के भी और लाउंज के अंदर के भी। और ये नहीं जी, पिछले हफ्ते से ही तो बहुत सारे लोग ना डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अभी जो क्यू में लगे हुए थे, अभी जो परसों में ट्रैवल करके आ रहा था तो कार्ड्स रिजेक्ट हो रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कारण हो गया, क्यों भेज रहे हो भाई सबको। तो अनिल जी, वो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे कार्ड्स का जो लिमिट मतलब है वो विड्रॉ हो गया है। अच्छा। तो अब शायद लाउंज में थोड़ी सांस ज्यादा लेने को मिलेगी। अच्छा। और अनिल जी, एविएशन पे बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रैवल चल रहा है। और बाहर भी अनिल जी, अभी तो मैं बैंकॉक वगैरह थाईलैंड भी होके आया हूं, सारी फ्लाइट्स चौको ब्लॉक है, फुल चल रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल इतना बढ़ गया है। और अनिल जी, डॉलर का रेट भी इसलिए बढ़ गया कि यहाँ पे ना इंटरनल टूरिज्म, इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। तो जो कैश के जो डॉलर्स है उनकी भी डिमांड बढ़ गई है, और जो ग्रे मार्केट रेट है वो भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि कैश नहीं मिल रहा। अनिल जी, पहले तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे तो पूरे वो जैसे कनॉट प्लेस में या कहीं घूमते थे तो मनी चेंजर्स के बाद बहुत ज्यादा इनफ्लो होता था। तो अभी मैंने उनसे भी रिसर्च किया तो अनिल जी, मनी चेंजर्स के बाद इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो की डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे राकेश जी ने जाना है या कुणाल जी ने जाना है तो बहुत लोग अनिल जी वो पैसे मांग रहे हैं, तो इसलिए इसकी भी डिमांड बढ़ी हुई है बहुत। बंसल जी तो आजकल जाते भी, तो कल ही कुणाल जी ने खुलासा किया था, बंसल जी जैसे लोगों की वजह से भी लाउंज में भीड़ बहुत ज्यादा है। ये बोलते कभी भी जानो, आधा पौन घंटा पहले जाएंगे लाउंज में बैठेंगे, पूरा उसका सर्वे करेंगे और हर चीज को एक्सपीरियंस करके फिर आगे बढ़े। चलिए बढ़िया, एक सेक्टर तो मजबूती से आगे बढ़ ही रहा है, ये अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं, हम भी आगे मजबूती से तैयार है। भसीन साहब, करते हैं मुलाकात। स्वागत है आपका भसीन साहब। देखिए संयोग, देखिए आज सुबह आपके दोनों स्टॉक एविएशन से जुड़े हुए, GMR इंफ्रा एयरपोर्ट वाला और इंडिगो खुद एविएशन कंपनी, तो इनका जिक्र अभी हो ही रहा था। बताएं सर आपके अपडेट्स भी, और फिर लेता हूं मैं आपसे फ्रेश पिक्स। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले एक और अपडेट जरूरी दे दूं, आज सब अपोलो हॉस्पिटल कह रहे हैं, आपको याद है 4200 रुपए में जोर से कहा था 5000 जाएगा, आज का 3 दिन से स्टार वो है। दूसरा मेरा एक कैश का सोर्स है SW सोलर, वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ये 500 रुपए का भाव जाएगा। हाँ, अपडेट दे दूं अनिल जी, GMR और मैंने आज की डेट में जो मार्केट की ट्रेंड के साथ है, दिस इज एन अनक्वेश्चनेबल बाय। आइडिया आपका बहुत आज टॉप पे चल गया, 935 का हाई है, और इंडिगो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नीचे है। लेकिन जैसे आशु जी ने भी कहा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दी स्टॉक्स नॉट डूइंग वेल, बिकॉज अभी तो श्राद्ध के बाद और ट्रैवल है। मैं कल फिर निकल रहा हूँ साउथ के लिए, सैटरडे को भी, तो आप सोच सकते हैं कितना ट्रैवल है, और अब की तो इंडिगो से कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं अनिल जी। एक तो इंडिगो इज अ नो ब्रेनर, 2100 से पहले मत बेचिए, GMR में बने रहिए, और अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। सर प्लीज बताएं। देखिए, एक तो अब मेरा फिर वापस भाव आ गया 550 का कैनफिन होम, इसको ले लीजिए, देयर इज नो क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक यू विल हियर अपॉइंटमेंट ऑफ व्हिचएवर पर्सन फ्रॉम आउटसाइड एज अ कैंडिडेट। 40,000 करोड़ की बुक है, यू कांट गो रॉन्ग इन दिस स्टॉक। इट हैज अ प्राइस, मैंने 40 रुपीज अर्निंग पर शेयर है, और मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं। 640 का भाव इसका अगले हफ्ते या उसके बाद आया ही आया, दिवाली तक 750। तो कैनफिन होम एट 550 इज अ मस्ट बाय। 540 का स्टॉप लॉस रखे जिनको घबराहट है, बट दिस विल गो टू 585, 590. Next pick is, I am taking a contrarian view that today's Fed move is all priced in by the 2 heavyweight IT stocks. Buy TCS at 3,010, stop loss of
2940, target of 3150. TCS Kal will be the star. And buy HCL Tech at 900, 901. Stop loss of 870. Target of 990. ये दोनों कल लीड करेंगे मार्केट को, बिकॉज टेक इज सो हेविली ओवरसोल्ड. और यूएस में जो रिबाउंड आएगा नैस्डैक का, दैट विल सी टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्मिंग. और सबसे दिग्गज नाम दिए हैं तो कैनफिन, एचसीएल टेक एंड टीसीएस. तो ये 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, आईटी शेयरों में भी खरीदारी करने की राय आती दिख रही है. कैनफिन होम्स लगातार 550 के आसपास लीजिए, 600 के आसपास दीजिए, सिंगल्स लेते रहिए, भागते रहिए, दौड़ते रहिए. आइए हमारे कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं. किरण जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और किरण जी से भी कुछ इनकी पसंद के शेयरों पर राय ली जाए, क्योंकि एक्शन आज भरपूर होता दिख रहा है. किरण जी, एक और स्टॉक है जहां पर आपकी राय लेना चाहता हूं, और वो है ग्रेन्यूल्स. 314 के आसपास, सुबह 318 के आसपास थोड़ी गर्मी दिखाई थी यार फार्मा शेयरों के साथ, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा है. कहीं कोई मौका दिखता है आपको ट्रेडिंग का यहाँ पर? नहीं अनिल जी, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून आपको और दीप को. रेंज में फंसा हुआ है ग्रैन्यूल्स. 300 ऑन द लोअर साइड, 330 ऑन द हायर साइड. इस 300 या 30 रुपए के रेंज में कुछ ना करने की सलाह है. 300 के नीचे मैं शॉर्ट जाऊंगा, 330 के ऊपर लॉन्ग जाऊंगा, और 330 के अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत शानदार ब्रेकआउट होगा, जिसका टारगेट लगभग 360 का पहला होगा, 390 का दूसरा होगा. तो बड़े टारगेट्स 330 के ऊपर ही देखने को मिलेंगे. तब तक के लिए पेशेंस रखने की सलाह होगी अनिल जी. तो ग्रैन्यूल्स पर रखिए नजर, और 330 के ऊपर ही बड़े टारगेट्स आएंगे. तब तक आराम से बैठिए, कोई परेशानी की बात नहीं है. इस काउंटर पर जय भी हैं हमारे साथ, और जैसे भी कुछ काउंटर्स पर बात करनी है बातचीत, क्योंकि एक्शन काफी गर्म हो रहा है कुछ स्टॉक्स में. जय, ब्रिटानिया देखिए, सुबह से हम बात कर रहे हैं, एफएमसीजी का दिन है. अभी थोड़ी पहले आईटीसी पे तो चर्चा हो ही रही थी. ब्रिटानिया पर राय दें जय. 3750 के पार आज. जी, गुड आफ्टरनून टू दीप एंड जी. बिल्कुल, एफएमसीजी स्टॉक्स में मेरा व्यू भी पॉजिटिव है दीप. यहाँ पे इस सेक्टर में अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 दिनों से एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल रहा है, चाहे वो एचयूएल हो, ब्रिटानिया हो, फॉर दैट मैटर मेरिको हो. अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रहा है. और जहां तक ब्रिटानिया का सवाल है दीप, तो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो इसमें एक अच्छा बेस एक्सपैंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है. इसका ब्रेकआउट आपको ऊपर में कंफर्म होगा 3800 के ऊपर. 3800 के लेवल्स अगर दीप ये स्टॉक निकालता है तो सीधा 4000 की तरफ इमीडिएटली आपको इसके लेवल्स देखने मिल सकते हैं. सो मेरा ही कहना है कि फ्रेश बाय करें इसको 4000 के ऊपर, अगर किसी फ्यूचर्स में खरीदना हो तो. अदरवाइज ऑप्शंस के जरिए भी आप खरीद सकते हैं. 3800 का कॉल एंड अगर हेज करना है तो आप 3800 को बाय करके 39,000-4,000 के लेवल्स के कोई भी कॉल बेच सकते हैं. बट ओवरऑल 3650, 36 जो ब्रिटानिया की होल्ड आउट करती है. तो ये है ब्रिटानिया पर आपके लिए राय, जो मजबूत है. लेकिन मजबूत बाजार में कुछ कुछ स्टॉक्स कमजोर भी हैं. आइए उन्हीं पर एक बार जरा राय आशु सर से भी ली जाए. आशु सर, बताएं कौन से स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं कमजोर? अनिल जी, जो कमजोर स्टॉक हैं वो मैं परसों के मंडे के शो में कवर कर चुका हूं, और वही लिस्ट है अभी भी. और इसको अनिल जी एक्सपायरी अलर्ट भी मान लें. वो है अनिल जी टाटा मोटर, टाटा पावर और कुछ एक्सटेंट तक टाटा स्टील. ये तीनों स्टॉक है अनिल जी. आप देखिए कल टाटा पावर में एक स्पर्ट आया था, उसके बाद देखिए फिर आज नीचे है. टाटा पावर भी अनिल जी, मतलब ऐसा कोई महीना नहीं होता कि जब एक्सपर्ट्स हम कवर नहीं करते और तेजी की बात नहीं करते. तो अनिल जी इतनी पेशेंस वो टेस्ट करेगा कि आपको 50 रुपए देने से पहले वो 45, 35, 35, 25, 45, 30 वो आपके 10-10, 15 रुपए करके. अनिल जी मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट करके देख लीजिए और पिछले महीने की एक बैक टेस्टिंग करवा लीजिए कुछ महीने की. जिस शेयर ने नैरो रेंज के अंदर सबसे ज्यादा लॉस दिया है ना अगर किसी को इतना अच्छा होने के बाद, वो टाटा पावर है. तो अनिल जी मैंने तो पिछले महीने ही जब वो 4 इक्के या 52 पत्ते मिले थे तो विड्रॉ कर लिया था कि मुझे इसमें से पैसे बनाने ही नहीं है, क्योंकि दिस इट डैमेजेस मोर वेल्थ इन ट्रेडिंग देन मेकिंग. ये हर बार अनिल जी ऊपर से नीचे क्योंकि पब्लिक चढ़ जाती है, या सबको 1000 रुपए 500 रुपए लग रहा है, पता नहीं क्या है, या हर बार का 245 का ब्रेकआउट कैसे फेल होता है. ये तो क्वेश्चन अनिल जी मैं सच में अपने सीरियस नोट कुणाल जी से पूछना चाहूंगा कि ये 36 बार कैसे, मतलब 245 का फेल हो चुका है. तो अनिल जी मतलब जोक्स अपार्ट, ये तीनों और एक स्टॉक और इस एक्सपायरी के अनिल जी एक्सपायरी अलर्ट मान लीजिए ऐड हो गया मंदी की साइड पे, वो है हिंडाल्को. सो अनिल जी ये 4-5 स्टॉक्स है. मैं तो मतलब कोशिश करूंगा
मतलब ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। आप अनिल जी देखिए, हर चीज ना शॉर्ट नहीं होती, हर चीज होती है कि आपका अपना स्टॉक लिया हुआ आपको कितना डैमेज कर सकता है वो भी बचाना है। तो अनिल जी वो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपको 2-5 रुपए बढ़ता है, लगता है नहीं यार ये तो मैंने गलत बेच दिया, टाइमली बेच के शांति से बैठ जाओ। जिस दिन चलेगा टाटा पावर बहुत अच्छा चलेगा तो देख लेंगे, उससे पहले आपसे 6 बार वो पैसे ज्यादा लेके जा सके। बट अनिल जी मुझे सीरियसली टाटा पावर का जो मल्टीपल ब्रेकआउट जो मैं कई बार देखता हूं और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कैसे मतलब हाउ डू वी गो रॉन्ग एंड ये स्टॉक में क्या कहानी हो जाती है। सो अनिल जी इस पे अगर कुणाल जी सच में ऑन सीरियस नोट मुझे बताएं तो मैं मतलब दिस विल बी एन इन्फॉर्मेशन टू ऑल अनिल जी। और ये 4 स्टॉक्स अनिल जी जो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी के लिए वीक। एक मिनट, सवाल क्या है आपका कि 3 बार 247 से क्यों घूम गया? पिछले 6 महीने में 245 रुपए पे हर बार ब्रेकआउट होता है और ये 50 नहीं होता कभी भी। हाँ, तो इसका मतलब ब्रेकआउट 250 पे होगा अगली बार, सिंपल। लेकिन कुणाल जी से आपने पूछा, जवाब तो कुणाल जी देंगे। आपसे नहीं सुनना, कुणाल जी से सुनना है। जी कुणाल जी देखिए, पब्लिक लाइफ में ऐसे ये सब पब्लिक लाइफ में अगर आपको बनना है वाकई में नेता, लीडर, देश दुनिया के सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स का अध्यक्ष बनना है, तो इस तरह के सवाल आपको कहीं कहीं से विपक्ष की तरफ से आते हुए दिखेंगे। जी जवाब दीजिए। अनिल जी देखिए, फॉर ए चेंज अनिल जी मैं आशु जी से पूरी तरह सहमत हूं कि टाटा पावर का अगर आप चार्ट देखें अनिल जी, और मैं तो आशु जी को कई बार सलाह दे चुका हूं कि कुछ समय निकालकर चार्ट देखना सीख जाएं, शायद आर्टिस्ट के प्रति इनके हृदय में अनिल जी कुछ संवेदना जाग जाएगी। तो अनिल जी अगर आप चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि एक सीमित दायरे का कारोबार चल रहा है, उसका ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है अनिल जी। तो 245 कोई भी लेवल नहीं है, 245 की कोई अहमियत भी नहीं है। इसमें जो मेजर लेवल है वो 256 है, 256 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब इसमें रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर इसमें तेजी बनेगी। तो फिलहाल रेंज में चल रहा है, आशु जी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, यहाँ ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। ओके, कौन से ऑप्शन की, कॉल की या पुट की? दोनों की अनिल जी, दोनों। स्ट्रैंगल बेचिए। अच्छा। और इसमें अनिल जी स्ट्रैंगल या पेयर बनाना चाहिए, और जैसे अनिल जी आशु जी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं वो यहाँ कामयाब ज्यादा अच्छी रहेंगी। आशु जी के लिए ये राय आपके लिए आती हुई टाटा पावर पर फॉर ए चेंज सहमत हैं आपसे। आइए, देश भर में 50,000 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की है योजना। किसकी योजना है, कब तक बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा, डिटेल्स के साथ तैयार हैं आशीष। 50,000 बसें, बड़ी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही। 50,000 अभी है, 1 लाख और पाइपलाइन में, तो 1.5 मतलब लाख आप समझ लो। अभी ऑलरेडी है उनको, या नई बसें आएंगी? मतलब पुरानी निकलती जाएगी, नई डीजल की जगह नई ईवी आएगी। राइट ऐसा? हाँ बताइए। अधिकतर सर कैसा हो रहा है कि सरकार में स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो बसें चल रही हैं बहुत पुरानी हो चुकी है, उन्हें रिप्लेस करना ही पड़ेगा थोड़े। ये किसने बोला पुरानी हो चुकी है? एसटी बसें? हाँ, फर्स्ट क्लास तो है, क्या दिक्कत है उसमें? कलर ही खराब हुआ है, कलर उतरा है, बाकी तो क्या है, अंदर से तो फर्स्ट क्लास है। नहीं सर, एज के हिसाब से कब बैठे थे आप पिछली बार? एसटी बस नहीं, बीएसटी बस में बैठो बहुत। बीएसटी की नहीं, एसटी की, स्टेट ट्रांसपोर्ट जिसको एसटी बोलते। कौन बैठा आखिरी बार एसटी बस में, जरा पूछ लेता हूँ, जरा बताइए आप में से। अच्छा, बैठे तो सभी हैं, आखिरी बार आपको बैठे थे किसी को याद है? 20 साल एसटी बस में, स्टेट ट्रांसपोर्ट वाली बस में। क्या चैनल चेक करूं मैं, बताओ। मोदी जी बताएं सर, कब बैठे थे और सिचुएशन कैसे थी उसकी? आई थिंक सर मैं 2007 में बैठा था, बचपन में। अच्छा, ओके, 2007। ओके जी, बंसल जी। अनिल जी मैं तो कल ही डीटीसी में अनिल जी ट्रेवल करके आया हूँ, वाइफ से डांट पिट रही थी कि बच्चों को बिगाड़ा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं सिखाया है। हाँ। तो कल उसको डीटीसी में अनिल जी ट्रेवल करा के लाया था अनिल जी। तो डांट तो उनको पड़ी थी, आप क्यों गए? डांट तो बच्चों को पड़ी, आप क्यों गए? अनिल जी डांट मुझको ही पड़ी थी कि इसको बिगाड़ा हुआ है, तो उसको लेके गया था अनिल जी। ओके, तो चलिए, जो सरकारी बसें हैं एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट वाली, उनकी हालत सुधरेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, नहीं आएंगे कम से कम। वो कहाँ ये 50,000 बसें बदलने वाली है आशीष? सर काफ़ी शुरुआत होगी मेट्रोज के साथ में, यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद वगैरह ऐसे देखें तो यहाँ से शुरुआत होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी प्लान है करीब 30 से लेकर 50,000 जो डीजल बसें हैं इन्हें रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लाएंगे। लेकिन इसके साथ आगे जाकर 1 लाख ईवी बसों के लिए भी डिमांड होगी। यानी आप समझ लीजिए कि जितनी भी बसें बनाने वाली कंपनी है इनके लिए बहुत बड़ी व्यापार की अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही है। 28,000 करोड़ के ऑर्डर जो है यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और जैसे कि सर स्टेट
ट्रांसपोर्ट बसों की आप बात भी करें तो जितनी देश भर में बसें चलती हैं 10% के आसपास जो है एसटी बसें हैं, और इनकी ज़्यादातर अगर आप फ्लीट देखें तो डीजल बसों की है, तो इन्हें आगे जाकर रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है 28,000 करोड़ की। कुछ स्टॉक्स हमने निकाले हैं जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहाँ पर देखिए थोड़े दिन पहले इन्हें थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट से 185 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यानी 123 इलेक्ट्रिक बसें जो है ये सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। और रेवेन्यू के लिहाज से भी देखें तो इनका जो इलेक्ट्रिक बस डिवीजन है बहुत सिग्निफिकेंट है, करीब करीब 82% इनकी जो आय आती है वो इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से ही आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेबीएम ऑटो, इन्हें भी कुछ दिन पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट से इलेक्ट्रिक बसों के लिए काफी अच्छा ऑर्डर मिला था। इनकी आय का कंपोनेंट आप देखें इलेक्ट्रिक बसों का तो थोड़ा सा कम है, बस डिवीजन टोटल 22% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और टाटा मोटर्स तो सर ऑलरेडी है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड, इन्हें भी ऑर्डर मिलते रहते हैं, लेकिन 50,000 और आगे जाकर अगर 1 लाख और नए बसों के ऑर्डर मिलते हैं तो 28,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी जो है पूरे सेक्टर के लिए अनफोल्ड होगी। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है एकदम। हाँ, तो ये तो गजब है। और ये कब तक ये 50,000 बसे से सर टाइमलाइन नहीं है अभी, टाइमलाइन नहीं है, लेकिन होगा ये। नहीं होगा तो ही आप कह रहे हैं तो कहीं होगा, लेकिन बड़ा ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर है। नहीं पूरे स्पेस से हम देख रहे हैं लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया, अभी बीएसटी ने भी ऑर्डर खोला था। तो ये बसें बनाएगा उन सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स बनाएगा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, ये 3 है अभी। तो ये ग्रीन टेक और जेबीएम बनाती तो है, लेकिन बड़ा टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स बड़ा है। किसी का कोई टाटा मोटर्स का टारगेट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? आप में से किसी का कोई बड़ा टारगेट हो कि जिसको लगता हो कि टाटा मोटर्स 500 वाला 1000 हो जाएगा, 1500, 2000, ऐसा कोई 400 वाला कोई ऐसे कोई विचार रखता है? जी बंसल जी, आप आजकल आपको बड़ा शौक लगा है बड़े बड़े टारगेट देने का। अनिल, हाँ नहीं अनिल जी देखिए ऐसा नहीं है बड़े बड़े टारगेट्स का। अनिल जी आपको अनिल जी गलतफहमी है कि जो आदमी फोटो डाल रहा है अनिल जी वही ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं होता अनिल जी। और टाटा मोटर अनिल जी मैं तो वेट कर रहा हूँ 10-15 रुपए नीचे और गिरे तो हम तो अनिल जी इस पर बाई कॉल निकालेंगे और खुद भी लेंगे। ये स्टॉक अनिल जी इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 2000 की तरफ जा रहा है और ये 1000 रुपए भी जल्दी हो जाएगा। 1000 रुपए नियर टर्म टारगेट है, 2000 इसका बड़े वाला टारगेट है। 10-15 रुपए अनिल जी और गिरे, बॉटम इज नियर बाय ओनली। तो ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं अनिल जी, निवेश के नजरिए से इसको देख रहे हैं और विदाउट स्टॉप लॉस ही लेंगे इसको। बिल्कुल परफेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिना स्टॉप लॉस के। जी कुणाल जी, आपकी भी राय है इस पर? अनिल जी देखिए मैं जेबीएम ऑटो के बारे में कहना चाहता था। अनिल जी जेबीएम ऑटो का चार्ट भी बहुत ज़बरदस्त है अनिल जी, तो उसमें भी मुझे लगता है अनिल जी काफ़ी अग्रेसिव लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रांग है, बंसल जी ने अभी बताया, हालांकि चार्ट पर अभी उस तरह का मोमेंटम नहीं है। जेबीएम ऑटो में भी मोमेंटम नहीं है, लेकिन दोनों ही काउंटर्स को रडार पर रखना चाहिए। जब कभी इनमें ब्रेकआउट्स हो तो अनिल जी इन दोनों ही चार्ट्स पे आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। है आपके लिए ऑटो टाटा मोटर्स और दीप टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से हमारा भी स्पेशल 25 में ये स्टॉक था। और ये तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल हो गया तो भी टाटा मोटर्स, नहीं हुआ तो भी बाकी सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है। तो एकदम सेफ स्टॉक है, एकदम सेफ है। और जो मैनेजमेंट एग्रेसिव हुआ है और जो चेंज हुआ है वो कमाल ही है। तो आई थिंक टाटा मोटर्स तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, ये स्टॉक 4 डिजिट का बन जाए आराम से, हो सकता है 100% होगा ही होगा। ये ग्लोबल प्लेयर भी है तो 100% बड़ा ग्लोबल बिजनेस। तो हमने ऑटो में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को चुना था। हमने ये 2 स्टॉक लिए थे स्पेशल 25 में इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जिस पर रखनी है आपको नजर। आइए एक एक्सपायरी का ऑप्शन लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित बकड़िया। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए एक्सपायरी का ऑप्शन में वैसे तो इवेंट के पहले कॉल या पुट बहुत रिस्की होता है क्योंकि इधर साइड मूव बड़ा देखने को मिलता है और न्यूज के ऊपर आता है। लेकिन ट्रेड करना है एक्सपायरी का ऑप्शन में और जो चांस ले सकते हैं और जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए कॉल लेने का सलाह रहेगा 17,700 का। निफ्टी का 17,700 का कल की एक्सपायरी यानी 22 सितंबर का एक्सपायरी का कॉल लेने का सलाह रहेगा। 125-128 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। 75 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 175 और 200 के टारगेट बनेंगे। निफ्टी के अंदर आज जो गिरावट है ये पूरी की पूरी रिकवर होनी चाहिए और एंगल्फ होना चाहिए और एक बढ़िया मूव निफ्टी में यहाँ से ऊपर की तरफ बनना चाहिए। इसके लिए 17,700 का कॉल, 125 के आसपास खरीदारी करें, 75 का स्टॉप लॉस लगाएं, 175 और 200 का टारगेट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में खरीदारी करने की राय 17,700 का ऑप्शन रिस्की तो है ही
ओवरनाइट पोजीशन के लिहाज से, और अगर सही हुआ, कॉन्फिडेंस है सुमित जी का? हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस है कि सही हुआ तो टारगेट बड़े छोटे हो जाएंगे फिर। हाँ, गलत हुआ तो स्टॉप लॉस ठीक है, सही हुआ तो टारगेट मतलब 200 के तो छोटे ही लग रहे हैं, फिर तो और भी बड़े टारगेट्स आपके लिए कल हो जाएंगे। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। इस बीच अगर आप लोगों को लग रहा हो कि सुमित जी जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा करें ना करें, आ सकता है मन में, किसी के भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आया, आ ही सकता है। तो जरा एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए। यस बिल्कुल, हाफ सेंचुरी मार दी, आगे ऊपर 60 पॉइंट ऊपर अब डाउ फ्यूचर्स आपके लिए है, ये आपके सामने। डेज लो से 150 250 माफ कीजिएगा 250 अंकों की रिकवरी आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखिए, जो एक बार रशिया की खबर के बाद बिगड़े थे वो पूरे अच्छे मूड में आ गए हैं। बाय द वे अभी ऑटो स्पेस की बात चली रही थी और मोमेंटम में हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की, बट मोमेंटम में है M&M। लगातार हमने देखा है स्टॉक में अच्छी तेजी आई है, नए लॉन्चेस आए हैं, एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कंपनी के लिए रिसेंटली। आइए इसके बारे में समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या नया हुआ है M&M में? बिल्कुल दीप, M&M के लिए तो डेफिनेटली अच्छी खबर है। साथ ही स्वराज इंजन से इस पर भी आप नजर रखिए, आज ऑलमोस्ट 10 से 11% तक की तेजी इसने स्टॉक ने दिखाई है। एंड क्यों ना हो, आप देखिए यहाँ पर M&M जो डीजल इंजन, जो स्वराज इंजन है वो M&M को डीजल इंजन सप्लाई करती है इनके ट्रैक्टर्स के लिए, और यहाँ पर अब ये अपडेट आ रहा है कि इनकी जो 34-34.5% की हिस्सेदारी थी वो अब बढ़कर 52.13% हो गई, यानी कि जो एसोसिएट कंपनी थी स्वराज इंजन्स M&M की, अब वो M&M की सब्सिडियरी बन चुकी है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर है स्वराज इंजन्स के लिए भी। इनफैक्ट यहाँ पर जो 1400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मौजूदा भाव स्वराज इंजन्स का देखेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली अप है। तो डेफिनेटली जिस तरह की प्राइस डील यहाँ पर होती हुई दिख रही है वो M&M के लिए भी काफी फायदेमंद है। इनफैक्ट यहाँ पर M&M के जो ट्रैक्टर्स में लगने वाले डीजल इंजन हैं स्वराज इंजन बनाती है, और साथ साथ यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो कुल आय में M&M की Q1 FY23 में जो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर है उससे 34% हिस्सा आता है। तो डेफिनेटली इनके लिए ये काफी बड़ा सेगमेंट है, और आगे चलकर अगर इस सेक्टर में ग्रोथ होती है तो इनकी जो सब्सिडियरी है स्वराज इंजन्स, उनके भी रेवेन्यूज जो है काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट पैटर्न भी FY20 ऑनवर्ड्स लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ ही दिखा है, और अब 1140 करोड़ रुपए का इनका FY22 का टर्नओवर था। तो ओवरऑल इसी वजह से दोनों ही कंपनियों को म्यूचुअली इससे फायदा होता हुआ दिखेगा। ओके तो ये है आपके लिए M&M और स्वराज इंजन्स, दोनों पर रखिए नजर। स्वराज इंजन्स तो हम देख भी रहे थे, सुबह एक बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर देख भी रहा था। M&M एक बार मोदी जी से राय ली जाए। मोदी जी M&M पर क्या राय रखनी है? एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में आ गया 1300 के आसपास, क्या राय है सर यहाँ पर? डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, अपने टेलीग्राम चैनल में रिकमेंड किया है, तो पोजीशन हो सकती है। जो भी हम बात करेंगे यहाँ पर वो चार्ट के हिसाब से बात करेंगे। स्टॉक लगातार तेजी में ही बात कर रहा है और तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन होता है उसके बाद फिर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इस तरह के चार्ट अभी बने हुए हैं M&M में, अभी यहाँ से और तेजी दिखा सकता है। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं पहले भी हमने बात की है, 1340 से 1360 तक के टारगेट्स है, तो वहां तक की पोजीशन बन सकती है। कोई भी डिप यहाँ से देखने को मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जब तक 1250 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है और डिप का बाय करके चल सकते हैं। परफेक्ट, 1250 के ऊपर तब तक टेंशन क्या है आपको, ये कह रहे हैं मोदी जी। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर है आपके लिए, बंसल जी के लिए भी है और बंसल जी से हटकर बाकी सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी है। हर चीज़ जरूरी नहीं कि बंसल जी के लिए ही हो, बंसल जी की तो होती है, बाकी लोगों के लिए भी काम की है। आप में से कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौकीन कौन है? कोल्ड ड्रिंक्स ये तो पक्का पीता हुआ 100% बोल सकता। आशु सर, मुदित जी, ओके, कुणाल जी भी। कुणाल जी तो चाय वाले हैं, कुणाल जी कहाँ पियेंगे? अच्छा, बाकी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, हम कुछ और समझ जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक के लिए खड़ा हाथ खड़ा कर दो तो ठीक रहेगा। तो ओके, तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं उनके लिए एक खास तौर से खबर है। नॉन एल्कोहलिक मॉल्ट ड्रिंक, ऐसे ड्रिंक मतलब जिसके अंदर वो शराब का क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल का कंटेंट ना हो, वो वाले, उनको कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब नॉन एल्कोहलिक मॉल्ट ड्रिंक पर भी कार्बोनेटेड ड्रिंक के समान ही उनके जैसे ही अब जीएसटी लगेगा। किन किन पर जीएसटी लगेगा, कौन से ड्रिंक पीना महंगा हो जाएगा और उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं,
इसकी रिसर्च नहीं की आशीष ने, लेकिन ऑप्शन के अलावा बाकी सब रिसर्च किए। तो आशीष पहले वो सारी डिटेल्स बताइए। सर डिटेल्स बता देता हूँ कि कर्नाटका जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स ने कहा है कि आप जो मॉल्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड होती हैं, इनके ऊपर भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है इसके समान टैक्स लगना चाहिए। यानी अभी आप देखिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनमें टोटल लगता है 40% का टैक्स, यानी सॉफ्ट ड्रिंक मतलब पेप्सी कोका कोला वो 40% जीएसटी है। 28% का तो जीएसटी, 12% का सेस है। 40% लगता है सच्ची में? यस। अच्छा, तो अब ये 40% लगता है, अब ये दूसरा किस पे लगेगा? ये कह रहे हैं कि जो मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे नॉन अल्कोहलिक मॉल्ट, मेरे हिसाब से सर वो जो बार्ले जो हो गया, हाँ, तो उसके बेस्ड की नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक जो होगी उसके ऊपर लगना चाहिए। ऐसे भी कुछ होती है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है सर, यूनाइटेड ब्रिवरीज जो कि नॉन अल्कोहलिक बियर बनाता है, वो बोलता है कि हमारी मॉल्ट बेस्ड है नहीं। वो बोलता है कि हमारी मॉल्ट बेस्ड है ही नहीं, इसमें सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर है और बियर का फ्लेवर है, मॉल्ट है ही नहीं है। अच्छा, तो उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगना चाहिए, टेक्निकली जो है नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे कि कह रहे कि मॉल्ट बेस्ड बिल्कुल है ही नहीं, फ्लेवर्ड है। तो अभी फिलहाल जो 28% जीएसटी लगता है, 18% का माफ कीजिएगा, 18% जो जीएसटी लगता है वही लगेगा। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि लग सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो सर इनका सेगमेंट ही ग्रो नहीं कर रहा। मैं पिछले 4-5 क्वार्टर से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टोटल में कभी करेगा ही नहीं, ग्रो नहीं करेगा। रीजन बताता हूँ। जो बियर पीने वाला आदमी है उसको ये पी के मजा आएगा नहीं आएगा, और जो नहीं पीता है वो बोलेगा मैं क्यों पीऊं। बराबर है, राइट। जब मेरा मन ही नहीं है, मैं टी टोटलर टाइप का आदमी हूँ, तो मैं क्यों। एक बार फ्लाइट में ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे पास में ऐसे आगे बोल देख के स्मेल किया तो वो वैसी है, तो मैं ऐसी स्मेल वाला ड्रिंक लूं क्यों जब मुझे नहीं पीना है। तो ये कभी नहीं चलेगा, लाइफ में लिख के रख लो आप। सर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी है भारत में बियर के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। अच्छा, पहले इससे आदत डालो, आदत से बियर से आपको नॉन अल्कोहलिक से फिर अल्कोहलिक तक लेके जाना है। अच्छा। सर कैसा है कि धीरे धीरे रैडलर के साथ यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में जगह बना रहे हैं, और विदेशों में हम देखते हैं सर कि ग्रोसरी स्टोर्स में आपको बियर मिल जाती है। अच्छा। सर 90s में डीडीएलजे आई थी। डीडीएलजे में एक सीन था, शाहरुख खान जाता था और फार्मेसी से बियर खरीदता था। वो 90s की बात है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, मुझे याद नहीं रहा ये सीन। लंदन में वो खरीद के जाता, मुझे ये सीन याद नहीं रहा। फिर तो सर ये धीरे धीरे हमारे ग्रोसरी स्टोर में जगह बना रहे हैं और बियर का चलन को बढ़ा रहे हैं। तो सेगमेंट ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन लोग वाकिफ हो रहे हैं बियर के साथ। जी, तो विशेष टिप्पणी के लिए चलते हैं हम बंसल जी के पास। उससे पहले मेरा सवाल कुणाल जी से है। कुणाल जी, चाय पर कितना जीएसटी लगता है? अनिल जी देखिए, मुझे जानकारी नहीं है अनिल जी, मेरे ख्याल से तो जीएसटी लगता नहीं है अनिल, 5% शायद लगता होगा अनिल जी। कितना भी लगता हो आपको पता नहीं है, और नहीं लगता है, लग जाएगा तो आप क्या करेंगे? उतनी पियेंगे, कौन सा फर्क तो पड़ने वाला नहीं। जब चाय वाला आदमी नहीं सुधरने को तैयार है जीएसटी की वजह से, अनिल जी बिल्कुल उतनी। हाँ, तो चाय वाला आदमी सुधरने को तैयार नहीं, जीएसटी लगा दो, तो इन पे तो लगाओ, कौन सुधरने वाला है? जिसको पीनी पिएगा ही, बढ़ भी जाएगा तो क्या फर्क। हाँ, कंपनियों पर थोड़ा असर आ जाए तो आ जाए। हाँ, ये जो पूरी रिसर्च रखी है बंसल जी, हमारे आशीष जी ने, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन है आपके? अनिल जी देखिए, बिल्कुल मैं आशीष की रिसर्च से इत्तेफाक रखता हूं कि ये लोग धीरे धीरे करके अनिल जी हमारे ग्रोसरी स्टोर में घुस रहे हैं। हाँ। तो अनिल जी पहला तो ऑब्जेक्शन मेरा ये है, ये बियर लिकर मतलब कि ये जितने भी तरल पदार्थ हैं लिकर वाले, ये अनिल जी ग्रोसरी स्टोर में अनिल जी हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होने चाहिए। लंदन इज लंदन, यूएस इज यूएस। अनिल जी हमारे यहाँ का ना मतलब कि हिसाब किताब दूसरा है। दुकान पे हड़कम मच जाता है, बाहर तक लाइनें लग जाती हैं, तो अनिल जी यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मतलब कि हिंदुस्तान का वातावरण देखते हुए ग्रोसरी स्टोर में अनिल जी अवेलेबल नहीं होने चाहिए। इनका जो आउटलेट है वहीं तक सीमित रखना चाहिए अनिल जी इन चीजों को। बात तो पॉइंट है बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपके लिए रिसर्च। तो आई थिंक अच्छा, मुदित जी कुछ कह रहे हैं। जी मुदित जी। अनिल जी देखिए, अभी आशीष जी ने वो एक लाइन कही थी कि वो शाहरुख खान उस ग्रोसरी शॉप में जाता है और वहां से बियर लेता है। सर उसी वजह से पूरे 3 घंटे में अमरीश पुरी साहब शाहरुख खान से नाराज रहे थे। वाह, क्या बात है, गजब, ये लॉजिकल। मुदित जी मजा आ गया, क्या एनालिसिस है, वंडरफुल। इसी वजह से रहते हैं, ये बात सही है, राइट है सर। हाँ।
मोदी जी बड़ा कमाल। अगर इंडिया में ऐसा हो गया और खुदा ना करे कि किसी काजल के पिताजी ऐसा अगर करेंगे तो वो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो मतलब बिल्कुल बंसल जी जैसे है वो अमरीश पुरी साहब उस पिक्चर में। बंसल जी ने भी तो यही बोला, नाराज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि यूबीएल के लिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, बिल्कुल कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बढ़िया, तो ये है आपके लिए खबर। इस वक्त पूरी की पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आए आशीष। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूरीज इन पर्टिकुलर, इस पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक वैसे एक रेंज में ही रहा है, कहीं नहीं गया है और काफी समय से हम इस पर एक्शन भी नहीं देख रहे हैं। एक बार जय से जरा इसके चार्ट पर भी राय लें। जय, यूनाइटेड ब्रूरीज कोई राय इस चार्ट पर? मुझे तो ऐसा लग रहा है दीप के जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, बिकॉज काफी समय से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऑन दी अपसाइड 1700, 1750 और मे बी ऑन द लॉन्ग साइड 1575 के आसपास। तो ये जो 1725, 1575 की जो रेंज है, ये रेंज का ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है दीप, मेरा ऐसा मानना है। और देयर आफ्टर काफी अच्छे चांस है कि ये स्टॉक प्रोबेबली लाइफ टाइम हाई भी करे। सो मेरा व्यू तो पॉजिटिव है यूबीएल पे। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स हो कि यूबीएल हो, ये सारे स्टॉक्स ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, फिलहाल थोड़ा रेंज में। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑफ कोर्स वो ज्यादा एक्शन में आपको दिख रहा है और वहां पर तो हम अच्छी मूव भी देख रहे हैं, टारगेट्स भी कुछ वहां पर हमारे मीट भी हुए हैं। ये स्टॉक ज्यादा आपको एक्शन में दिखेगा। पर बैन से बेनिफिट क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सीरीज जैसे जैसे एंड की तरफ जा रही है, रोज हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। इस बार क्या होगा, आइए जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, क्या बदलाव हो सकता है? दीपांशु, बिल्कुल 5 स्टॉक है फिलहाल बैन में। अगर आप देखें तो वहां से फ्रेश एंट्री जो 2 नाम है मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर एंट्री होती है नजर आ सकती है कैनफिन होम्स की। 113% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो एक 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। और दूसरा स्टॉक है, दोबारा प्रयास कर रहा है अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर 100% हो गई है फिर से, तो पॉसिबिलिटी है। बाकी एग्जिट भी 2 स्टॉक की है। पीवीआर 81% पर है, यहाँ पर चांसेस है। और इंडिया सीमेंट तो 80% से नीचे आ गया, 78.5% है। तो इंडिया सीमेंट जो है बैन से बाहर आ जाएगा। इंडिया सीमेंट आ जाएगा बाहर और उसकी जगह सीमेंट का वजन बराबर करने के लिए अंबुजा सीमेंट अंदर चले जाएगा। ठीक है, कैनफिन होम भी जाने की पूरी तैयारी में है। नो मोर शॉर्ट्स प्लीज, कैनफिन होम्स ये बोल रहा है और अंबुजा सीमेंट भी। राइट राइट सर, कहाँ गए हमारे आशु जी? आशु सर, जिस किसी की भी पोजीशन है अंबुजा सीमेंट में, चाहे वो तेजी की हो चाहे मंदी की, बैन में जा रहा है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, ये पिछले हफ्ते भी बैन में गया था, तब इसका भाव चल रहा था 470-75 रुपए और वहां से 450-55 आया था बैन में। और उसी दिन अनिल जी 480 रुपए बंद हुआ था बैन में आने के बाद। तो अनिल जी मतलब इसका ऐसे स्टॉक्स में जिसमें इतना मोमेंटम बना और नेगेटिव न्यूज को टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। बट अनिल जी देखिए, मैं अगेन इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी, ट्रेड कैसे किया हुआ है। मैं आपको कई बार बीच बीच में बोल चुका हूं कि ये मार्केट अब धीरे धीरे ऐसे आएगी और इस चीज से बहुत लोग इत्तेफाक रखेंगे। अनिल जी, तेजी मंदी एक तरफ, प्लेन वनीला बाइंग सेलिंग एक तरफ, व्यू को ट्रेड कैसे करना है अनिल जी वो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा ट्रेड ऐसा है कि मैं सेफ्टी में हूं तो मुझे बैन वैन में अनिल जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद निकल आएगा और वेंजेंस से भी ऊपर बढ़ सकता है। और अगर नहीं भी बढ़ेगा तो अनिल जी अगर अनिल जी मान के चलिए मेरे पास फ्यूचर है, अब ये न्यूज नेगेटिव है, 8 आउट ऑफ 10 टाइम जब कोई बैन में जाता है जो सबड्यूड हो जाता है, नेगेटिव होती है, मेरा बिक जाएगा। पिछली बार जिसने किया अगले दिन 30 रुपए ऊपर हो गया, इस बार भी वैसा हो सकता है। और अगर वो नहीं करेगा तो 30 रुपए नीचे चला गया तो क्या होगा? सो अनिल जी, ट्रेड कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनिल जी, अभी आपने एक चीज बोली, नो मोर शॉर्ट्स प्लीज। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि आप कहते हैं कि मैं देखता नहीं हूं, पर मुझे लगता है आपने प्राइम का जो 4 मोर शॉर्ट्स वो कहीं ना कहीं वो देखा है 4 मोर शॉर्ट्स, तो उसी की टोन में और आपने उसी रिदम में बोला है नो मोर शॉर्ट्स। शो कौन सा शो? 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज। क्या है ये? पुस्तक शो है, शो टीवी शो Amazon प्राइम पर आता है। प्राइम का बहुत अच्छा Amazon प्राइम पे नहीं जी, एक बहुत अच्छी सीरीज है, काफी प्रोग्रेसिव है और मेरी रिकमेंडेशन है, आप जरूर देखिए। 2 सीजन आ चुके हैं। अच्छा, इधर तो फिल्में नहीं देखी जाती, ओटीटी तक तो मेरे को पहुंचने में अभी 10 साल लग जाएंगे ऐसा लगता है। मुझे टाइम कहाँ, मतलब फिर भी आप रिकमेंड करें तो चलो विचार किया जाएगा इस पर गंभीरता से। देखूँ ना देखूँ, विचार तो जरूर करूंगा कम से कम। बंसल जी, और ओटीटी के शौकीन कौन है हमारे यहाँ पे?
कौन देखते हैं? आई थिंक सभी देखते हैं, सभी देखते हैं, सभी देखते होंगे। हाँ, सचिन जी, बंसल जी, कुणाल जी, जय नहीं देखते, किरण जी, ये कुछ लोग देखते भी होंगे तो बोलते नहीं होंगे, वैसा भी तो होता है ना एक्चुअली। हाँ आप में से किसी ने देखी ये जो आशु सर ने जो बताई वो क्या नहीं? हाँ अगर अनिल जी पहले दीपांशु से चेक करिए इसने देखा हुआ है कि नहीं। ये तो मेरी तरफ है, आपकी तरफ थोड़ी है। आप में से किसने देखी है? अगर देखी तो कोई रिकमेंड कर रहा है क्या? जैसे आशु जी ने बोला कि मुझे देखने के लिए, आपकी किसी की रिकमेंडेशन है तो बताओ मुझे। बंसल जी बोलिए। अनिल जी देखा हुआ अनिल जी, अब जब मैंने देखा था तब तो घर से निकलना अनिल जी बंद था, बट अनिल जी एक बार देखने लायक है। बट जिनके अनिल जी बच्चे छोटे हैं उनके साथ ना देखा जाए अनिल जी, मतलब कि अडल्ट कंटेंट है, कुणाल जी नहीं देख सकते अनिल जी, आप देख सकते हैं, किरण जी देख सकते हैं। अच्छा वैसे कंटेंट स्पेसिफिक अनिल जी, डिस्क्लेमर आशु जी ने नहीं दिया। अच्छा जी, सचिन जी भी कुछ इस पे विशेष टिप्पणी? जी सचिन जी। नहीं अनिल जी कुछ नहीं है, इनफैक्ट मैंने भी ये सीरियल देखी नहीं है। सच्ची? अब तो मानेंगे नहीं ना टीवी पे कोई। अब तो मैं मान के रखूँ जो OTT पे देखते सबने देखी। चलिए बढ़िया, आशु जी ने तो देखी कम से कम, और बाकी लोगों ने भी जितनी देखी है, जिसने देखी है। अच्छा कुणाल जी भी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मैं ये कह रहा था कि अनिल जी जो अभी आप बात कह रहे थे कि आपको बियर ऑफर हुई अनिल जी, वो नकली वाली बियर, तो अनिल जी ये मेरी एक जिज्ञासा जागे अनिल जी, ये किसने जरूरत की अनिल जी आपको ये नकली बियर देने की? एयर होस्टेस ने। अनिल जी अगर आपको याद हो बचपन में वो नकली सिगरेटें आती थी। हाँ अरे वो हुआ क्या कि वो इंडिगो में आप जब जाते ना, इंडिगो या स्पाइस में, तो उसमें वो आपको एक खाने की चीज और एक पीने की चीज देते हैं। तो मैंने कुछ जूस कुछ मांगा था, जो था नहीं। सर आप ये लेना चाहेंगे? मैंने कहा मैं तो अल्कोहल लेता नहीं। तो बोले नहीं ये अल्कोहल नहीं है। जैसे मैंने कहा चल स्मेल तो कर लूँ। मैंने वापस पकड़ा दी। मैंने कहा मेरे काम की नहीं। तो ऐसा हुआ था। मतलब अनिल जी देखे अगर आप किसी सिगरेट पीने वाले को नकली फैंटम वाली सिगरेट देंगे तो उसको क्या आनंद आएगा अनिल जी? वो तो पीने वाले बता सकते, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो कॉपी है, ये नहीं चलेगी अनिल जी। बिल्कुल मैं आपसे सहमत। ठीक बात है। तो चलिए ये है आपके लिए OTT पर पूरा एक्शन। एक चीज जरूर है, एक जगह में कोई पढ़ रहा था, कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट पढ़ रहा था किसी ने एक दूसरे को बोला ढंग से बिहेव करो नहीं तो OTT वाली गालियां दूंगा मैं तुम्हें। तो ये तो पता है कि OTT की क्लास कुछ अलग ही तरह वाली हो गई है। तो रूल्स डिफरेंट है, ये समझ में आता है। जी चलिए 3-20 वाली स्ट्रेटेजी कर दीजिए। ले लेते हैं स्ट्रेटेजी जी। सर डाउ फ्यूचर सेंचुरी लगा रहे हैं, जो शो के शुरुआत के समय डाउ का हाल था और इस समय बिल्कुल मूड बदलता हुआ। नैस्डैक फ्यूचर्स भी थोड़ा ऊपर आ गए हैं। यूरोप के बाजार पॉजिटिव हैं, $0.5% तक की तेजी है। कच्चा तेल मूव कर रहा है सर काफी तेजी से, अब 3% ऊपर कच्चा तेल है। $93 पर कच्चा तेल पहुंचते हुए दिख रहा है, वहां पर रखनी नजर। अदरवाइज पूरा मूड माहौल अच्छा है सर, क्या करके जाना है? कुछ नहीं करना। देखो क्या है, परसों यही डाउ नीचे था, हम ऊपर थे। डाउ हमको देख के सुधर गया, अब आज भी वापस हमें देख के सुधर गया तो क्या करेंगे? मतलब कल नीचे मिलेगा। करेक्ट। तो बड़ी इवेंट है, जितनी पोजीशन है फालतू में नहीं बनाने का तो कोई रीजन ही नहीं, लॉजिक ही नहीं। बाकी अपने अपने रिस्क लेने की ताकत पर है। कल मार्केट कैसा खुलेगा, कैसा रहेगा, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करने के बजाय ये सोचे कि आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के विपरीत अगर खुला तो आपके पास कितनी ताकत है लॉस बियर करने की, और अगर है तो उसके लिए आपने क्या हेजिंग कर रखी है। सिंपल इस सवाल पे फोकस करें। 17,500 18,000 बड़ी रेंज है जिसके बीचों बीच आप बंद हो रहे हैं। फिर भी अगर आपको हेजिंग के लिहाज से सेफ्टी चाहिए 17,600 का पुट ले लीजिए, या 17,500 का अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं। शॉर्ट है तो 17,900 या 18,000 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। सिंपल ये करके हेज कर लीजिए। बैंक निफ्टी लॉन्ग है 41,000 या 40,900 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए। शॉर्ट है तो 41,500 41,600 का कॉल आपके हाथ में होना चाहिए। जाहिर सी बात है आज हेजिंग के लिए आपको प्रीमियम भी ज़्यादा लगेगी, ऑप्शंस महंगे भी हैं, सस्ते नहीं हैं। तो ये तो होता ही है, हमेशा से होता है कि जब भी बड़ी इवेंट के पहले आपको ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा देनी ही पड़ती है, वो रहेगा। तो बेहतर तो ये कि नई पोजीशन कुछ भी ना बनाई जाए, है उसी को थैंक यू वेरी मच किया जाए। ठीक है सर, डन।
तो नई पोजीशन ना लें, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे आप होल्ड करें। अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे हैं, कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, जी बिजनेस की खबर पर मोहर लग चुकी है कि जो सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए नई पीएलआई स्कीम आनी थी उसको मंजूरी मिल चुकी है, और इसलिए भी हमने देखा, सुबह हमने एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी, वहां पर भी आपको मोहर लगती हुई दिख चुकी है, और अनुराग ठाकुर साहब भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं अगर वो इस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी, और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर एवं सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं, और ये 3 विंडोज क्या है? पहली विंडो तो है फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर सेल एंड मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, ये एक विंडो रखी गई है। और दूसरी विंडो है वेफर से लेकर सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी, ये दूसरी विंडो है। और तीसरी विंडो में सेल और मॉड्यूल्स बनाने का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें लाभ क्या होगा? इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि आयात में कमी आएगी और भारत निर्यात करने की दिशा में भी आएगा, तो उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और हर विंडो के अंतर्गत अधिक क्षमता वाले प्लांट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ मिल सके और कम लागत पर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स का उत्पादन देश में ही हो। कम से कम 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो मिनिमम कैपेसिटी 1000 मेगावाट की चाहिए, उसके ऊपर के प्लांट्स स्कीम के लिए एप्लीकेबल होंगे। बट बड़ी खबर आ रही है इंडिया के पावर स्पेस के लिए, रिन्यूएबल स्पेस के लिए, और स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो इसमें कारोबार करती हैं। टाटा पावर ऑफ कोर्स फ्रंट एंड सेंटर आती है अगर आप इस कंपनी की बात, इस खबर की बात करें तो। आइए कैश का ऑप्शन लेते हैं जय ठक्कर से। बताया जाए क्या करना है इस समय। दीप, मॉर्निंग में तो निफ्टी पर स्प्रेड दिया था, वहां पे तो अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। अब बैंक निफ्टी पर स्प्रेड दे रहा हूं दीप। 40,800 का पुट खरीदे 165 पर, और 175 पर खरीदे 41,600 का कॉल। सो 40,800 पुट, 41,600 कॉल। लागत होगी आपकी 340 की। टोटल प्रीमियम आपका लगेगा 340 का। 190 का आपको स्टॉप लॉस दीपांशु यहाँ पे रखना है। 527 एंड 640 ये तो आपको टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग ऊपर में आपको ये रेंज का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिलेगा, इधर 41,500, और अगर 41 ब्रेक होता है तो आपको फर्दर एक सेलिंग 4500 तक भी देखने मिल सकती है। सो दीज आर द टू क्रूशियल लेवल्स। सो यहाँ पे इसीलिए 41,600 एंड 4800 ये दो स्ट्राइक मैंने चूज की है। टोटल लागत 340 की होगी। जय फिर से बताएं, 41,600 की पुट खरीदनी है और 4800 की पुट, राइट? कॉल 41,600 का कॉल और 40,800 का 40,800 का पुट और 41,600 का कॉल। ओके। तो किस रेंज तक, किस रेंज के बाहर निकलेगा तब पैसा बनेगा इसमें? अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है 41,500 और 40,000 के नीचे ब्रेकडाउन होता है। आइदर ऑफ दीज लेवल्स आपके पैसे बनने चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो लेवल्स निकलते ही आपकी आईबीएस बढ़ जाएगी। ठीक बात है। 41,000 के नीचे गया तो भी पैसा बनना शुरू हो जाएगा, 41,500 के ऊपर गया तो भी पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो नीचे 200 ऊपर 300 है, ये रेंज है बेसिकली, और इसलिए हम पहले 41,200 250 के आसपास ही बंद होना चाहिए। घूम फिर के बैंक निफ्टी वहीं आ गया।
निफ्टी 17,700 के नीचे बंद नहीं होगा, 800 के ऊपर बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली आप देखिए वही 725-30 के आसपास बंद होने की तैयारी में। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी प्रीमियम तेजी से बढ़ी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो एकदम प्रीमियम खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट, वो प्रीमियम बढ़ी है, यानी कि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग दिखी है मुझे आखिरी मिनटों में। 20 से 25 पॉइंट की प्रीमियम बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी है, और बैंक निफ्टी अब लगभग 50 पॉइंट की प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा, तो हल्की सी प्रीमियम यानी कि आखिरी मिनटों में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होती दिखी है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपका आज का एक्शन। बड़े इवेंट से पहले भारतीय बाजार 100 अंक नीचे बंद हुए हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छी शुरुआत हुई थी, अच्छी रिकवरी हुई थी, उसके बाद थोड़ा बाजार फिसले भी और फिर 100 अंक नीचे आपको बंद होते दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 250 पौने 300 अंक नीचे बंद हो रहे हैं। कंजम्पशन ने आज कमान संभाली है। टॉप 3 गेनर्स ब्रिटानिया, HUL और ITC थे। हीरो मोटो M&M में भी हल्की खरीदारी थी। रिलायंस इंडस्ट्री स्टेबल था। अपोलो, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और साथ ही नेस्ले और टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी आपने एक्शन देखा। पर गिरावट 6% नीचे श्री सीमेंट था। अदानी पोर्ट 3.5% नीचे रहा। ACC अंबुजा ऑफकोर्स यहाँ पर बल्क ऑफ गिरावट आई, जिसकी वजह से सारे सीमेंट स्टॉक्स भी फिसले। अदानी ग्रुप ने अपनी सारी प्रमोटर होल्डिंग गिरवी रख दी है। इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, सिप्ला, हिंडाल्को, NTPC, L&T, ONGC, डिवीज, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जहाँ पर आपने गिरावट बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आई है और यहाँ पर भी ढेरों स्टॉक से बड़ा एक्शन दिखाते हुए डॉक्टर लाल पैथलैब्स, कमिंस, ग्रैन्यूल्स लगातार दूसरे दिन एक्शन में। मैरिको, पेज इंडस्ट्रीज, लाइफ हाई पर था आज। AB फैशन में अपने अच्छा एक्शन देखा है। गुजरात गैस, मेट्रोपोलिस, पेंट, बाटा, ये सारे स्टॉक्स आपको फोकस में दिखे। कंजम्पशन से जुड़े सारे स्टॉक्स में आपको अच्छा एक्शन दिखा है। कुछ तो लाइफ हाइज भी बना रहे थे, बट ACC 7% नीचे, अंबुजा 6% नीचे, JK सीमेंट, रैमको सीमेंट, यहाँ पर भी वीकनेस थी। बायोकॉन, DLF, ओबरॉय रियल्टी, सन टीवी, GSPL, कैनफिन होम्स, इंडिया सीमेंट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बंधन बैंक और लॉरस लैब्स, यहाँ पर भी वीकनेस ही थी। 100 अंक नीचे एनर्जी 0.5% नीचे निफ्टी बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी करीब 250 अंक नीचे आपको बंद होते हुए दिखा है। इवेंट से पहले थोड़ा हल्के जरूर हुए हैं आज बाजार, बट ग्लोबल मार्केट्स एटलीस्ट अभी तो स्टेबल दिख रहे हैं। शाम को देखते हैं क्या होता है सर वहां पर। ओके, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग भारतीय बाजारों की। 17,718, 97 अंक नीचे निफ्टी, 264 अंक नीचे सेंसेक्स, 59,455 पर, 41,202 नोट आउट, 266 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। फाइनल क्लोजिंग आएगी थोड़ी ही देर में, हम आपको बताएंगे। तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। आप बैंक अकाउंट खुलवाएं, म्यूचुअल फंड खरीदें, कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें या किसी भी पेमेंट या वॉलेट का इस्तेमाल करें, सभी के लिए अलग अलग KYC करवानी पड़ती है। यहाँ तक कि बीमा पॉलिसी लेने के लिए भी KYC जरूरी होने वाला है। लेकिन अब सरकार सभी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सिर्फ एक KYC पर काम कर रही है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा में हम करेंगे, इसी पर फोकस बताएंगे कि कैसे सिंगल विंडो KYC सिस्टम लागू होने वाला है, कैसे ये लागू होने से समय बचेगा, साथ ही डेटा लीक या फ्रॉड की आशंका क्या कम हो जाएंगी। चर्चा में हमारा साथ देंगे श्री SC गर्ग साहब जो कि पूर्व वित्त सचिव है, आशीष गोयल साहब जो कि डायरेक्टर हैं फेस के, और फेस का नाम तो मैंने आपको कल ही बताया था, याद हो गया? नहीं तो वापस बता देता हूँ। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, और हर्ष शुंगटा साहब को तो आप जानते पहचानते ही हैं, जाने माने सीनियर हमारे वेटरन सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो। इन तीनों से करेंगे हम बात, मुलाकात। 1 नेशन 1 KYC, ये होगा आपके लिए आज विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश का एक ऐसा कमाल का तरीका है जिससे आप छोटे से छोटा निवेश करके भी लाखों और करोड़ रुपए की पूंजी बना सकते हैं लंबे समय में। आज हम बताएंगे आपको कि सिप करने का सही तरीका क्या है, किन फंड से सिप करना होता है फायदेमंद, और सिप को कैसे स्टेप अप यानी कि धीमे धीमे बढ़ाएं, इन सब पर हम बात करेंगे। और महंगाई को ध्यान में रखते हुए सिप की रकम कितनी होनी चाहिए, कैसे तय करें, सारी गणित समझिएगा। 6:30 बजे मनी गुरु में वेल्थ क्रिएशन का सिस्टमेटिक प्लान हमारा साथ देंगे हेमंत रुस्तगी साहब, वाइज इन्वेस्ट के CEO हैं वो, और राजेश बंसल साहब मिडास फिनसर्व के को-फाउंडर, दोनों जुड़ेंगे हमारे साथ। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। कैशलेस ट्रांजैक्शन को और आसान बनाने के लिए सरकार ने UPI लाइट लॉन्च किया है। इसके जरिए आप बिना इंटरनेट के लेन देन कर सकें। इंडिया 360 डिग्री में हम आज आपको बताएंगे कि UPI लाइट की पूरी डिटेल्स क्या है, UPI लाइट आप किस तरह से यूज़ कर सकेंगे और इसके इस्तेमाल के लिए नियम और शर्तें क्या है। साथ ही करेंगे विश्लेषण
कैसे ये पेमेंट के फ्यूचर को करेगा ब्राइट। देखिए जरूर यूपीआई लाइट पेमेंट का फ्यूचर ब्राइट। ये हमारी आज की कवर स्टोरी। और दूसरी कवर स्टोरी आपके हमारे सबके काम की है। सरकार गाड़ियों में सीट बेल्ट अलार्म को अनिवार्य करने की तैयारी में, यानी कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो अलार्म बजेगा। अभी ड्राइवर सीट पर तो पक्का बजता है, खलासी सीट पर मतलब पास वाली सीट पर जो कार में नहीं होती, ट्रक में होती, वो उस सीट पर किसी किसी गाड़ी में बजता है, किसी किसी में नहीं बजता है। करेक्ट सर। अब ये अलार्म जो है पीछे वाली सीट पे जो लोग बैठे हैं नहीं पहन रहे बेल्ट, उनका भी बजेगा। बहुत बढ़िया है ना। तो हम आपको बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। पीछे वाली सीट बेल्ट नहीं तो बीप। अच्छा भाई साहब, मुझे ऐसा सुनने में आया कि शायद दिल्ली में पीछे वाली सीट पर बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है और कुछ कुछ टेलीविजन पर आने वाले जाने माने पहचाने बड़े दिग्गज चेहरे और एक्सपर्ट है, उनके चालान भी कटे हैं, ऐसा सुनने में आया। क्यों मंथन जी? नहीं अनिल जी, चालान मेरा नहीं कटा, बट मेरे जानकार का अनिल जी 2000 रुपीज का चालान कटा है अनिल जी। अच्छा। पीछे की सीट पर अनिल जी बेल्ट पहननी चाहिए अनिल जी, हम तो पहन रहे हैं अनिल जी। तो ये तो मैंने नॉलेज के लिए शेयर करा था अनिल जी, मेरा चालान नहीं कटा अनिल जी। आई एम लॉ अबाइडिंग सिटीजन अनिल जी। अच्छा, लेकिन आप ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हैं जो चालान कटवा लेते हैं। अच्छा, वैसे भी आपका तो कटने के चांस कम ही है, खुद ड्राइव करते हैं, कटेगा तो कुणाल जी का कटेगा। कुणाल जी है जो खुद ड्राइव नहीं करते, लेकिन कंपल्सरी हो गया कुणाल जी आपके दिल्ली में? अनिल जी देखिए, मुझे तो अभी सूचना मिली है अनिल जी, तो अनिल जी अब से मैं बेल्ट लगाऊंगा अनिल जी। और वैसे भी अनिल जी मैंने संकल्प किया था जब वो बड़ी दुखद समाचार मिस्त्री जी का मिला था कि जब भी अनिल जी गाड़ी में कहीं पर भी जाऊंगा अनिल जी पीछे का बेल्ट जरूर लगाऊंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी आदत है। और एक्चुअली शुरू में ऐसा लगता है अरे कौन लगाया झंझट मगज, लेकिन बाद में एक बार 2-4 दिन आपने किया ना आदत पड़ जाए, उसके बाद फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी सुरक्षा के लिए ही है और ज़रूर लगाना। अच्छा, लगाओ ना लगाओ, एक चीज़ और है, मैं हमारा वो राजस्थान वाला तरीका बताता हूँ आपको, जिससे है ना बहुत सारे हमारे कम से कम राजस्थान वाले लोग तो लगाना शुरू कर देंगे। तो है कि आज तो सुमित जी उसका तरीका बताता हूँ कैसे। देखो, आपने गाड़ी खरीदी, बेल्ट भी साथ में आया, पैसे तो दे ही दिए, यूज तो करो। अब यूज तो कर लो। पैसे तो लगी गए ना, ऐसा थोड़ी बेल्ट अलग से ऊपर से लगवाया। बहुत देख लेना, ये फॉर्मूला बहुत लोगों को काम आएगा। हाँ, पैसे दे दिए, अब यूज करना है, पूरी वैल्यू निकालो। तो ये है आपके लिए आज शाम का पूरा एक्शन। चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु मरान साहब, सचिन जी, जय ठक्कर साहब, मोदी जी और हमारे किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। फाइनल क्लोजिंग आगे एक बार बताई दूं, 97 अंक नीचे बंद हुआ है निफ्टी 17,718 पर, सेंसेक्स बंद हुआ है 262 अंक नीचे और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 264 अंक नीचे 41,203 पर। समाचार समाप्त। तो 82 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, 8 पॉइंट ऊपर है नेस्डेक फ्यूचर्स। आज रात जो कुछ करेंगे जेरोमी पावेल साहब करेंगे, बाकी हम कल उन जो वो करेंगे उसका कल हम विश्लेषण करेंगे